परिणाम चाहे कुछ भी हो, मुझे मेरा प्रयास बेहतरीन करना है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आप लोगों के बीच में एक इंपॉर्टेंस क्लास लेके आऊँ, जैसा कि मैं हमेशा लेके आ रहा था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मैं पूरे 150 क्वेश्चन जो आप लोग के लिए आएंगे 6 to 8 के लिए, सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, ये जो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, इसमें आप लोगों को 30 क्वेश्चन जो शुरू में होते हैं, ये 30 क्वेश्चन का 15-15 का इंटरवल होता है, यानी कि 15 हिंदी होते हैं, 15 इंग्लिश होते हैं। और टोटल 30 क्वेश्चन का 30%, यानी कि टोटल इसका 30% निकालेंगे तो आप लोग के सामने 9 नंबर आप लोग अगर लाते हैं दोनों हिंदी इंग्लिश मिलाकर, तो आप लोग का 9 नंबर अगर आता है तो आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। क्लियर है। उसके बाद आप लोग को 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो केवल जीएस का होगा। जीएस यानी इसी में आप लोग को बिहार जीएस पूछेगा, कुछ आप लोग का करंट अफेयर पूछेगा, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछेगा, मैथमेटिक्स का पूछेगा, और साइंस का क्वेश्चन पूछेगा, और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आप लोग का 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि सारे सब्जेक्ट, चाहे आप लोग का कोई भी सब्जेक्ट है 6 to 8 में, सारे सब्जेक्ट्स के लिए इक्वल होते हैं। क्लियर है। और वही बात करना चाहते हैं, अगर आप लोग मैथ और साइंस अप्लाई किया तो 40 क्वेश्चन आप लोग को मैथ्स पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन आप लोग का साइंस पूछा जाएगा। और मैं आप लोगों के सामने ये 120 क्वेश्चन पूरे का पूरे में अच्छे तरीके से बताऊंगा। और अगर एक क्वेश्चन भी जानते हैं तो आप लोग उससे मैं 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा जो आप लोग पहले पढ़े हैं, सारे को मैं रिकॉल करवा दूंगा। और बहुत सारे ट्रिक भी बताऊंगा जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस भी होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हूँ। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन। इसके बारे में मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा, फिर भी आप लोग केवल देख लीजिए किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है। ये आप लोग देख लीजिए, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, ये रहा आप लोग के बीच में। इसमें यानी कि समास वगैरह भी पूछता है, जैसे नीलकंठ, नीला कंठ जिसका, तो आप लोग जानते हैं नीला कंठ जिसका अर्थात कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया। तो ये सब सारे क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाते हैं। क्लियर है। अब देखिए मेनली हम फोकस जो करना है सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पे करना है। तो देखिए सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ, और देखिए एक क्वेश्चन से मैं सारे क्वेश्चन को बताऊंगा जो आप लोग जहाँ तक पढ़े हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिखना, देखिए कौन सा ग्रेट चैनल निकोबार और सुमात्रा इंडोनेशिया के बीच में है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है चैनल की बातें करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिख रहा है आप लोगों का ग्रेट निकोबार। देखिए यहाँ पे ग्रेट निकोबार और लिख रहा है आप लोग का इंडोनेशिया अर्थात सुमात्रा के बीच में। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताना चाहिए इसका राइट आंसर होगा 6 डिग्री चैनल होगा। क्या होगा, 6 डिग्री चैनल होते हैं। चलिए अब देखिए मैं आप लोग को पूरे के पूरे रिकॉल करवाता हूँ। सबसे पहले याद रखें, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के जो चैनल होता है उसे बोलते हैं 6 डिग्री चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 6 डिग्री चैनल। और याद रखें 6 डिग्री चैनल को हम लोग बोलते हैं ग्रेट चैनल। अगर क्वेश्चन आता है कि ग्रेट चैनल किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा ग्रेट चैनल लोग बोलते हैं 6 डिग्री को। कैसे याद रखिएगा, 6 कोई छक्का मारता है तो उसमें बोलते हैं ग्रेट, तो इस टाइप से आप लोग याद रख लीजिए। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं ग्रेट चैनल, तो फ्रेंड्स याद है ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, इंदिरा पॉइंट, क्योंकि आप लोग जानते हैं ग्रेट निकोबार में क्या आता है, इंदिरा पॉइंट। तो याद रखें इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा आता है, तो ग्रेट चैनल आता है। क्लियर है। चलिए अब बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे बात करना चाहते हैं 8 डिग्री चैनल। तो फ्रेंड्स याद रखिए 8 डिग्री चैनल जो होता है वो मालदीव और, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, 8 डिग्री जो चैनल होता है वो मालदीव और मिनीकॉय के बीच में होता है। मिनीकॉय कहाँ पे आता है, तो भारत में आता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनीकॉय के बीच में आता है। वही बात करना चाहते हैं 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल दो के बीच में आता है। ये आप लोग को जो आता है सबसे पहले लिटिल अंडमान, देखिए लिटिल अंडमान में लिख दिया, और उसके साथ साथ कारा निकोबार, देखिए कारा निकोबार, ये दोनों के बीच में आते हैं। क्लियर है। अब एक आते हैं 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल के बारे में इसमें नहीं लिखा, फिर भी मैं आप लोग को अलग कलर से डिस्कस कर देता हूँ। 9 डिग्री चैनल बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो देखिए 9 डिग्री चैनल जो होता है वह मिनी का और लक्षद्वीप के बीच में होते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं लक्षद्वीप और मिनी का, ये दोनों के बीच में होते हैं 9 डिग्री चैनल। क्लियर, इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, इतना मैं बता दिया हूँ। वही बात करना चाहते हैं पाक जल संधि। तो भारत एवं श्रीलंका के बीच जो जल संधि उसे बोलते हैं पाक जल संधि। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। एक होता है फ्रेंड कोको जल संधि, कोको जल संधि पूछा जा सकता है। तो याद रखिए भारत के उत्तरी अंडमान, देखिए भारत के उत्तरी अंडमान, देखिए मैं पिछले वीडियो में बताया था अंडमान निकोबार की सारी चीज़ के बारे में पूरे बताया था। तो भारत के उत्तरी अंडमान और म्यांमार, देखिए म्यांमार के काको द्वीप, तो काको द्वीप पर जो चैनल बनता है उसे बोलते हैं कोको जल संधि बोलते हैं। ये सारी चीज़ों को आप लोग याद रखें। अगेन आई रिपीट, सबसे पहले आप लोग को पता करना था 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल क्या होता है, मालदीव और मिनीकॉय होता है। वही बात करना चाहते हैं 9 डिग्री चैनल। तो यहाँ पे देखिए ये मालदीव है, क्या ये आपका मालदीव था ये, और ये क्या था, मिनीकॉय था। तो उसी प्रकार 9 डिग्री चैनल के तो मिनीकॉय और लक्षद्वीप की, मिनीकॉय और लक्षद्वीप आएगा। वही 10 डिग्री की बात करना चाहते हैं तो अगेन आई रिपीट लिटिल अंडमान और कारा निकोबार। क्लियर है। और आप लोग का 6 डिग्री चैनल था, तो 6 डिग्री चैनल इसका राइट आंसर था, जो कि फ्रेंड्स याद है ग्रेट चैनल कहलाता है। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में होता है। दोनों से इस चीज़ को याद रखिएगा।
चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, माही स्थान, देखिए माही स्थान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का शासन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, माही जो आता है आप लोग पढ़ेंगे पुडुचेरी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? पुडुचेरी, जो कि ऑप्शन में आप लोग का नहीं लिख रहा। तो ऑप्शन नंबर लोग क्या करेंगे? ई को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। अगेन आई रिपीट, माही स्थान जो होता है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? पुडुचेरी। आप लोग को पढ़े भी होंगे, तो पुडुचेरी के अंतर्गत आता है। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ पुडुचेरी, आप लोग पढ़े भी होंगे, इसके बारे में अच्छे से पढ़े होंगे। तो देखिए पुडुचेरी के बारे में मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ। देखिएगा, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश को कुल 4 भाग में बांटा गया। सबसे पहला जो भाग में बांटा गया वो कहलाता है एनम। क्या कहलाता है? एनम। एंड सेकंड जो कहलाता है पुडुचेरी। क्या कहलाता है? ये पुदुचेरी कहलाता है, पुदुचेरी कहलाता है। एंड थर्डली जो कहलाता है वो कराईकल कहलाता है। क्या कहलाता है? कराईकल। देखिए आप लोग लिखते जाइए या फिर आप लोग को रिकॉल करते जाइए। कराईकल। चौथा जो कहलाता है माही कहलाता है। क्या कहलाता है? ये माही। ये 4 भागों में उसे बांटा गया। क्लियर? इस चीज़ को याद रखिएगा। बातें करना चाहते हैं यनम कहाँ पे है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स यनम जो आता है वो आंध्र प्रदेश पे आता है। कहाँ पे ये आता है? आंध्र प्रदेश पास आता है। वही पुडुचेरी और कराईकल, यानी पुडुचेरी और कराईकल जो आता है वो तमिलनाडु में आता है। कहाँ पे आता है? तमिलनाडु पास आता है। क्लियर है? वही माही की बात करना चाहते हैं तो माही जो आप लोग आता है वो केरल के पास आता है। कहाँ पे आता है? केरल के तट पे स्थित होता है। ये सब सारी चीज़ों को याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, और फ्रेंड्स याद रखिएगा, फ्रांस की सरकार ने वर्ष 1954 में भारत में अपने क्षेत्रों को भारत सरकार को सौंप दिया था। उसमें से भी एक क्या था? पुडुचेरी था। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, 14वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1962 के द्वारा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में निर्माण हुआ था। इस चीज़ को भी आप लोग को याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, तो याद रखिए फ्रांस के द्वारा कौन सा यूटी को दिया गया था? तो पुडुचेरी को। क्लियर है? चलिए, एक क्वेश्चन से मैं इतना बताने का प्रयास किया हूँ। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत चोटी महान हिमालय में नहीं है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले महान हिमालय के बारे में आप लोग को पता होगा। तो इसमें बोला कौन सा चोटी नहीं है। अगर नहीं के बारे में आता है थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा। तो ऑप्शन लिख रहा है माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन या कंचनजंगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखिए माउंट एवरेस्ट आप लोग को महान हिमालय के अंतर्गत आता है। कंचनजंगा भी आप लोग को महान हिमालय के अंतर्गत आता है। लेकिन देखा था गॉडविन ऑस्टिन जो आता है, जो कि आप लोग का ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। तो ये किस में आता है? ट्रांस हिमालय में आता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? K2 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? K2 बोलते हैं। और फ्रेंड्स याद रखिए किसके अंतर्गत आता है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ट्रांस हिमालय। और फ्रेंड ट्रांस हिमालय कुल 3 पार्ट होता है, काराकोरम, देखिए काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये तीनों मिलकर ट्रांस हिमालय का निर्माण करता है। क्लियर है? चलिए, बातें करना चाहते हैं ट्रांस हिमालय के, इसके बारे में तो मैं बता दिया हूँ। क्लियर है? तो ट्रांस हिमालय के अंदर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत आदि पर्वत श्रेणियाँ आते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। बातें करना चाहते हैं फ्रेंड्स हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के बारे में। सबसे पहले याद रखिएगा गॉडविन ऑस्टिन, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? काराकोरम की, इससे हम लोग बोलते हैं K2 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? K2। इसकी ऊंचाई जो है पिछले साल क्वेश्चन में पूछा था तो 86-11 मीटर होता है। याद है? 86-11 मीटर होता है। क्लियर है? और ये जो आता है POK के अंतर्गत आता है। क्या आता है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत ये आता है। क्लियर है? चलिए, वही बात करना चाहते हैं माउंट एवरेस्ट। देखिए यहाँ पे याद रखें फ्रेंड, माउंट एवरेस्ट की बात करना चाहते हैं, कंचनजंगा की बात करना चाहते हैं, मोलाकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, ये सब सारे जितने आते हैं बृहद हिमालय के पार्ट्स आते हैं। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? अल्टीमेटली फ्रेंड्स कहाँ से कावेरी, कहाँ से कर्नाटक। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल। तो देखिए कावेरी कहाँ से होता है? कर्नाटक से होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर देंगे। क्लियर है? याद रखिएगा। और कावेरी नदी का जो द्रोणी होता है वह तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक होता है। क्लियर है? चलिए, और एक सबसे इंपॉर्टेंस होता है, कावेरी नदी पे एक जलप्रपात स्थित है जो कि पेपर में पूछा जाता है। तो उस जलप्रपात का नाम है शिव समुद्रन। क्या ये? शिव समुद्रन। तो याद रखिए शिव समुद्रन जलप्रपात कहाँ पे? ये कावेरी नदी पे। कहाँ पे? ये कर्नाटक में भी है। क्लियर है? चलिए, इसकी लंबाई तो खैर नहीं पूछा था, लेकिन लगभग 800 किलोमीटर है कावेरी नदी की लंबाई। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा। तिलैया परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ तिलैया परियोजना ये बराकर नदी पे स्थित है। किस नदी पे? ये बराकर नदी पे स्थित है। क्लियर है? और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बराकर नदी जो है ना ये झारखंड में, कहाँ पे? तिलैया परियोजना जो है ना वह झारखंड में स्थित है। कहाँ पे ये? तो याद रखिए झारखंड में स्थित है। क्लियर है? और तिलैया परियोजना झारखंड राज्य के कोडरमा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये कोडरमा। मैं खुद कोडरमा से बिलोंग्स करता हूँ, तो ये कोडरमा से स्थित है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिए। क्लियर है? बात करना चाहते इस परियोजना का कार्यशील कब हुआ था? तो अल्टीमेटली मैं बताया था इसका जो 1953 में यहाँ पे कार्यशील स्टार्ट हुआ था। क्लियर है? और ये जो आता है DBC के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? DBC के अंतर्गत आते हैं। ये सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड्स झारखंड से बात करना चाहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आप लोग लेटेस्ट जानकारी होगा तो आप लोग बताइए झारखंड के दिसोम गुरु किसे कहते हैं जिनका हाल ही में मौत हुआ? यानी कि 4 तारीख को आप लोग को पता होगा 4 अगस्त 2025 को गंगाराम हॉस्पिटल में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री
का मौत हो गया, आप लोग बताइए उनका नाम क्या था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलाडीला खान कहाँ स्थित है? अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, उड़ीसा राज्य किसी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं मिलती है? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग उड़ीसा के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप लोग भारत के मैप बनाते हैं, देखिए अगर आप लोग भारत का मैप बनाते हैं तो आप लोग को मैं बताया था बोट लिखने, BOAT। तो यहाँ पे बंगाल होता है, उसके नीचे वहाँ उड़ीसा होता है, फिर आंध्र प्रदेश होता है, यहाँ से टी से तमिलनाडु होता है। क्लियर है? तो आप लोग को यहाँ उड़ीसा आता है। उड़ीसा के देखिए, उड़ीसा के आगे बाएं कौन होता है? देखिए सबसे पहले इसके ऊपर क्या? बंगाल, आए से आंध्र प्रदेश। तो बंगाल आंध्र प्रदेश तो होता है। क्लियर है? लेकिन उड़ीसा के इसके जो पूर्व साइड आते हैं, यहाँ पे आप लोग आता है इस पश्चिम साइड जो आता है वह झारखंड आते हैं। क्या आते हैं? झारखंड। और थोड़ा सा इस टाइप से देखिएगा ना, तो यहाँ पे आते हैं छत्तीसगढ़। यानी कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए मान लीजिए उड़ीसा है, क्या ये उड़ीसा, तो इसका 4 पड़ोसी राज्य है। तो चारों के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। देखिए सबसे पहला अगर इसका उत्तर, थोड़ा सा इसको अच्छे से बता देता हूँ ताकि आप लोग के लिए कन्फ्यूजन ना हो। देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं सटीकली बताऊंगा ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए अगर आप लोग उड़ीसा से बिलोंग्स करते हैं तो आप लोग के लिए और ही अच्छा लग रहा होगा ये। देखिए उड़ीसा, तो फ्रेंड्स याद रखें उड़ीसा 4 राज्यों की सीमा को टच करता है। सबसे पहले उत्तर पूर्वी में, यानी कि देखिए उत्तर पूर्वी की बात करना चाहते हैं तो उत्तर पूर्वी में जो टच करता है, उत्तर पूर्वी में या वेस्ट बंगाल को टच करता है। किसको टच करता है? ये वेस्ट बंगाल को टच करता है। फिर उत्तरी सीमा पर, यानी उत्तरी सीमा पर झारखंड को टच करता है, जस्ट में बताया था। क्लियर है? और ये पश्चिमी सीमा पर ये छत्तीसगढ़ को टच करता है और दक्षिणी सीमा पे आंध्र प्रदेश को टच करता है। यानी ये 4 स्टेट, 1 2 3 4 स्टेट को टच करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिए तो देखिए आंध्र प्रदेश को भी टच कर रहा, छत्तीसगढ़ को भी टच कर रहा। तो यहाँ पे देखिए तेलंगाना को स्पर्श नहीं करता। तो आप लोग बोला किसको नहीं करता, तो यहाँ पे तेलंगाना को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में स्थित है? तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा कुल भारत में नाभिकीय ऊर्जा केंद्र 7 है, जिसमें कर्नाटक सबसे पहले देखिए पहला था तारापुर। कहाँ पे? ये तारापुर। तो अल्टीमेटली आप लोग को पता तारापुर कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में। अल्टीमेटली आप लोग को पता होगा कुलम। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में कुलम कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु। अब बच गया कैगा। तो याद रखिए कैगा जो आप लोग का कर्नाटक में आते हैं। कहाँ पे? कैगा कहाँ पे? कर्नाटक में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कर्नाटक का क्या हो गया? कैगा हो गया। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिए। क्लियर है? और वही कुडनकुलम आप लोग कहाँ था? तमिलनाडु में। एक सबसे इंपॉर्टेंट सा था रावत भाटा। देखिए रावत भाटा एक क्वेश्चन में पूछा था, तो याद रखिए रावत भाटा कहाँ पे आता है? तो यूपी में आता है। कहाँ पे आता है ये? यूपी। सॉरी, रावत भाटा राज से रावत, राज से राजस्थान। ये कहाँ पे आता है? ये राजस्थान में आता है। वही यूपी में आता है नरौरा। कौन सा आता है? ये नरौरा। अगर आप लोग यूपी से बिलोंग्स करते हैं तो आप लोग अच्छे से जानते हैं नरौरा कहाँ पे आता है? ये यूपी में आता है। क्लियर है? वही एक होता है काकरापारा। तो काकरापारा कहाँ पे आता है? गुजरात में आता है। अकलपक्कम कहाँ पे आता है? तमिलनाडु में। ये सारी चीज़ों को मैं एक बार में रिकॉल करवा दिया हूँ। चलिए इंदौर शहर किस राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट है? ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसका राइट आंसर होगा NH52 होगा। क्या होगा? NH52 के अंतर्गत। थोड़ा इस क्वेश्चन को डीपली नहीं बताऊंगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में हटोंग समिति किस वर्ष गठित की गई थी? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स याद रखें शिक्षा के क्षेत्र में हटोंग समिति का जो गठन किया गया था ना, वो आज तक नहीं हुआ। वैसे इसका देखा तो 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए तो 1921 में हुआ, जो कि ऑप्शन में नंबर भारत नहीं था। और फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड मैकाले के बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो जनक कहते हैं लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का काल निम्नलिखित में कौन सा था? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है द्वितीय आंग्ल अफगान का युद्ध का जो काल था 1778 से लेके 1880 था। 1878 से लेकर 1880 के बीच में। तो यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। और इस समय जो वाइसराय थे अल्टीमेटली आप लोगों को पता कौन थे? लिटन थे, लॉर्ड लिटन थे। ये सब सारे क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, और लिटन के बाद कौन वाइसराय बना था? तो रिपन। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र के जनजाति विद्रोह थी? देखिए चेंचू जनजाति विद्रोह जो हुआ था वो आंध्र प्रदेश की जनजाति था। कहाँ का था ये? आंध्र प्रदेश का। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। आंध्र प्रदेश का था, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो आप लोग को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, आप लोग क्या कीजिए ना, जो झारखंड और बिहार में जितना जनजातीय आंदोलन हुआ था, चाहे संथाली हो चाहे ढोल हो, ये सब सारे जो भी आप लोग पढ़े होंगे है ना, तो सब सारे चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है? मुंडा हो गया, संथाल हो गया, खरवाल हो गया, सब सारी चीज़ को देख लियो। वहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है। क्लियर है? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? ये क्वेश्चन 110% पूछेगा। तो राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था 1857 के विद्रोह को? काफी फेमस क्वेश्चन ये। तो फ्रेंड्स आप लोग बताना चाहता है बेंजामिन डिजरेली। बेंजामिन डिजरेली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है? और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ बेंजामिन डिजरेली विद्रोह के काल में इंग्लैंड के कंजर्वेटिव पार्टी के प्रमुख नेता थे। क्लियर है? इस चीज को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा। भारत में प्रथम फैक्ट्री एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल का था? तो याद रखिए भारत में प्रथम फैक्ट्री एक्ट जो है ना गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के काल का था। किसका था? लॉर्ड रिपन का। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल का था। क्लियर है? और आप लोग को मैं बताना चाहूँ लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था वह 1880 से लेकर 1884 के बीच में था। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं लॉर्ड कर्जन। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता है लॉर्ड कर्जन के समय जो था 1899 से लेकर 1905 था। अब इसी के समय सबसे फेमस बंगाल का विभाजन हुआ था। ये सब सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए सर एंड्रयूज फ्रेजर लॉर्ड कर्जन के काल में गठित किस आयोग का अध्यक्ष था? तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे सर एंड्रयूज फ्रेजर लॉर्ड कर्जन के काल में गठित पुलिस आयोग का अध्यक्ष था। किसका था? ये पुलिस आयोग का। तो ऑप्शन नंबर क्या करें? ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। अगेन आई रिपीट लॉर्ड कर्जन का टेन्यूर कितना था? तो अगेन आई रिपीट 1899 से कब था? तो 1905 था। 1905 था। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? और पुलिस विभाग का जो सुधार किया गया था यह 1902 में किया गया था। 1902 में किया गया था। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है आप लोग का। कैसा लगा रहा कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए एक क्वेश्चन से मैं पूरे का पूरे बता देता हूं ताकि आप लोग को इंपॉर्टेंस हो। शिक्षा क्षेत्र का देखिए इसके बाद मैं क्या करूं जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था TRE 1 2 3 में जो भी क्वेश्चन था सारे क्वेश्चन को मैं बता दूंगा। क्लियर है? बस आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, किसी भी ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि मैं और ऊर्जावान हो सकूँ। शिक्षा क्षेत्र का सार्जेंट योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष की थी? तो फ्रेंड्स याद रखें यहाँ पे क्या लिखा सार्जेंट योजना। देखिए यहाँ पे सार्जेंट योजना के बारे में बोला तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ शिक्षा क्षेत्र का सार्जेंट योजना जो था 1944 में आया था। कब आया था? 1944 में। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? अब इसी के समय याद रखिएगा 1948 का समय सबसे इंपॉर्टेंट आया था। 1948 के समय राधा कृष्ण आयोग हुआ था। क्या आया था? राधा कृष्ण आयोग। तो क्वेश्चन आता है राधा कृष्ण आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1948 में आया था। अगर आप लोग बीएड किए हैं CDP थी बीएड किए हैं तो आप लोग सॉरी सेमेस्टर 1 में आप लोग इस सब चीज़ के बारे में पढ़े भी होंगे। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। तो इसमें आप लोग को देखना है सबसे पहले लिख रहा प्रांतों का द्वैत शासन का स्थान पर स्वायत्ता मिल गया। बिल्कुल ही सही है। द्वैत शासन को संघ के केंद्र में लाया गया। ये भी आप लोग का बिल्कुल सही है। जब दो सही है तो आप लोग उपरोक्त सही मार दीजिए। क्लियर है? इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। फिर लिखा ब्रिटिश प्रांत के बम्बई मद्रास बंगाल UP बिहार असम के द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दी। बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्य करेंगे। इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह निर्वाचन मंडल के सदस्य करेंगे। इसका उल्लेख जो किया गया भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 54 में किया गया यानी 54 में यानी अनुच्छेद नंबर 54 में किया गया। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखिएगा। यानी कि फ्रेंड आर्टिकल 54 में कहा गया है राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे निर्वाचन मंडल के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए मैं आप लोग बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ कन्फ्यूजन आप लोग को ना होना चाहिए। देखिए राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है यानी राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो आर्टिकल 54 में कहा गया इसमें सबसे पहले कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं इस चीज़ के बारे में आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए मैं आप लोग को बताने का प्रयास करता हूं जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। देखिए कौन कौन होते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचित यानी जिसे हम लोग चुन के भेजते हैं यानी कि यहाँ पे हो गया लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। फिर संसद के कौन सदस्य होते हैं? राज्यसभा के तो हम लोग चुन के नहीं भेजते हैं यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य जाएंगे। क्लियर है? याद रखिए। क्लियर है? यानी इसमें एंग्लो वैसे तो एंग्लो को हटा दिएगा तो एंग्लो नहीं रहते हैं। क्लियर है? इसके बाद आप लोग को क्या करना है? देखिए इसके बाद आप लोग को राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी कि विधानसभा जो होता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें याद रखें दिल्ली को हो गया। क्लियर है? उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर हो गया। अब पुडुचेरी ये तीनों जो केंद्र शासित प्रदेश है तीनों के आप लोग का निर्वाचित सदस्य जो होते हैं विधानसभा के ये सारे लोग राष्ट्रपति का चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है?
चलिए और बातें करना चाहते हैं आप लोग। देखिए आर्टिकल नंबर 55, तो आर्टिकल नंबर 55 में ये बोला है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख किया गया। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं आर्टिकल नंबर 56 में, तो आर्टिकल मतलब राष्ट्रपति की पद अवधि यानी कि इसका टेन्यूर किया गया कि 5 वर्ष होगा। क्या होगा ये 5 वर्ष जिक्र किया गया। और आर्टिकल नंबर 57 में डिस्कस किया गया है राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता का उल्लेख किया गया। वही 58 में डिस्कस किया गया राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता का उल्लेख किया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंस राष्ट्रपति का शपथ, देखिए आर्टिकल नंबर 60 में राष्ट्रपति का शपथ यानी प्रतिज्ञान को बोला गया। वही 61 की बात करना चाहते हैं, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग होता है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग होता है वो आर्टिकल 61 में कहा गया। क्लियर है। अब 72 में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होता है, सारी चीज़ को मैं बता दिया हूँ। और फ्रेंड्स याद रखिए भारत का वर्तमान अभी राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है, जो कि भारत की प्रथम महिला आदिवासी महिला बनी। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है। और कब बनी थी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे हमें लगता है जुलाई में बनी थी, जुलाई तो बनी थी, जून में इसका बर्थडे था 21 तारीख को, तो जुलाई 2022 में बनी। आप लोग डेट अगर याद है तो मेंशन करके लिख दीजिएगा। वैसे मुझे लग रहा 27 था शायद, तो बता दीजिएगा आप लोग क्या था। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। भोला पासवान शास्त्री कब बिहार के मुख्यमंत्री, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ भोला पासवान शास्त्री ना बिहार के कुल 3 बार मुख्यमंत्री बने, कुल 3 बार मुख्यमंत्री बने। और पहली बार जो बने थे वह 1968 में बने थे। पहली बार कब बने थे, 1968 में बने थे। अगेन वो बने गए थे तुरंत अगले साल 1969 में बने थे, फिर 1971 में बने थे। ये तीनों टेन्यूर याद रखिएगा। क्लियर है। तो इसका देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 होगा यानी 1 से अधिक होगा। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बिहार के कर्पूरी ठाकुर कब मुख्यमंत्री बने थे। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इन्हें हाल में भारत रत्न मिला था। क्लियर है। बिहार सरकार द्वारा पहली कृषि रोड मैप किस वर्ष जारी की गई थी। तो याद रखिए बिहार सरकार द्वारा पहली कृषि रोड मैप जो है 2008 में जारी की गई थी, 2008 में। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, सी को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए और हाल फिलहाल में देखिए बिहार में, देखिए मैं सारी चीज़ को बताता हूँ। देखिए बिहार सरकार द्वारा पहला कृषि रोड मैप जो तैयार किया था 2008 में, कब किया था, 2008 से लेके 12 के लिए किया गया था। सेकेंडली जो किया था 2012 से लेके 2017 तक के लिए किया था, 12 से लेके 17 तक था। और थर्डली जो था आप लोगों का 17 से 22 तक था, 17 से 22 था। और अभी वर्तमान समय जो चल रहा हुआ 23 से लेकर 28 जो कि चौथा हो गया। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। और बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का शुभारंभ जो किया था वो 18 अक्टूबर 2023 को किया गया था, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। इस चीज़ को भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तन लघुत्तम समापवर्तन का क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 44 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पता करेंगे पहली संख्या को क्या बोला, 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 44 प्राप्त होती है। यानी कि पहला संख्या का निकालेगा ना तो आप लोग जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल होता है। तो हम यहाँ पे 2 को क्या करेंगे 44 से गुना कर देंगे, तो पहली संख्या क्या आ गया 88 आ गया। आई होप पता चल गया। यानी कि पहली संख्या क्या आ गया 88। आप लोग को मैं बताया था फॉर्मूला, आई थिंक आप लोग जानते होंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखिए आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छे से पता होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो देखिए एलसीएम का अगर वैल्यू देखिएगा तो 44 था, क्या दिया था, सॉरी हाँ 44 था, सॉरी यहाँ पे एलसीएम का वैल्यू 264 था, यहाँ पे मिस्टेक कर दिए, 264 था और एचसीएफ का वैल्यू 44 था। यहाँ पहली संख्या में क्या लें 88, तो दूसरी संख्या निकाल सकते हैं ना, 44 का पालन 88 2 बार में आता है। बी का वैल्यू निकालेंगे तो 132 आएगा, क्या आएगा 132। तो राइट आंसर करेंगे तो 132 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे आप लोग। x² - 7x + 12 का मूलों का गुणनफल क्या होगा। देखिए आप लोग को मैं बताया था मूलों का गुणनफल को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला होता है C/A होता है, क्या होता है C/A, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ C/A। तो यहाँ पे C का वैल्यू क्या 12 है और वही A का वैल्यू क्या देखिए, इसका कोएफिशिएंट कितना 1, तो टोटल आंसर देखेंगे तो 12 होगा, क्या होगा 12। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा ना, तो ऑप्शन नंबर देखिए तो ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, नींबू, इमली, चीनी या एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पे अगर देखें ना नींबू इमली सभी खट्टे होते हैं, लेकिन चीनी क्या होता है मीठा होता है। तो यहाँ पे मीठा वाला यानी चीनी को अलग कर सकते हैं। इसको आप उसको देख लीजिएगा, ये रीजनिंग का है, रीजनिंग वैसे पूछा नहीं जाता है इसलिए मैं स्किप कर दिया हूँ।
मैथ्स का क्वेश्चन आया। देखिए ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है। 5 वर्षों बाद उसकी आयु का अनुपात 10:7 है। तो ए और बी के वर्तमान आयु के बीच का अंतर क्या होगा? काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोगों ने ए और बी के आयु कितना लिया? 5x है, तो इसका मान लेंगे 3x। 5 वर्ष बाद जब भी बात बोलते हैं ना प्लस कर देंगे, दोनों प्लस कर दें, उसका अनुपात क्या हो रहा है? 11:7 दिख रहा है। यहाँ से अगर आप लोग x का वैल्यू निकालते हैं तो x का वैल्यू अगर देखिए तो 3 आएगा। क्या आएगा? 3। अब बोला ए और बी के वर्तमान आयु का अंतर, तो देखिए ए और बी का यानी 5 और 3 था, तो 5 और 3 में 5 में से 3 गया, 2 बचा। अब यहाँ पे x का वैल्यू 3 लाया, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या? 6। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा 6 वर्ष होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार सामान बेचते और खरीदते समय 10% की सीमा तक बेईमानी करता है, अंततः वह पकड़ा गया और दंडित किया गया, तब वह कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा था? देखिए इस टाइप्स का अगर क्वेश्चन आता है ना, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? सिंपल में रामबाण का फॉर्मूला पढ़े। सबसे पहले 10 प्लस 10 कर दीजिएगा, फिर प्लस 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 होता है इंटू 10 कर दीजिएगा, बाय 100 कर सकते हैं। ये 0 0 कैंसिल हो गए, 10 10 20 हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे 1 बचा, तो टोटल देखिए तो 21% आ गया। ये रामबाण फार्मूला के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा? रहीम एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया। उसके दोस्त हीरालाल ने उतनी ही धनराशि को 2 वर्षों के लिए 7% साधारण ब्याज पर निवेश किया। रहीम को हीरालाल ने 30 रुपये अधिक मिला, तो उसके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी थी? इसके लिए क्या कीजिएगा? देखिए आप लोगों को क्या करना है, इसके लिए काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। देखिए ब्याज का प्रतिशत अंतर्वरण आगे दोनों को मल्टीप्लाई, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना है? 15। फिर 2 को 7 से गुना करें क्या है? 14। अब दोनों का डिफरेंस लेंगे, यानी कि फ्रेंड 15% और 14% का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस लिए और दोनों का डिफरेंस कितना के बराबर लिखा? 30। तो यहाँ पे 30 ले देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1% का अगर वैल्यू देखें 30 रुपये आ गया। कितना आ गया? 30। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाला? 100% का वैल्यू। तो 100 को हम लोग 30 से गुना करेंगे ना, तो आप लोग का यहाँ पे वैल्यू आएगा, टोटल आएगा 3000 रुपये आएगा। क्या आएगा? 3000। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें 3000, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। देखिए क्वेश्चन है, ए कार्य का 66.2/3 भाग 8 दिन में कर सकता है। बी ए से 40% कम कार्य कुशल है। दोनों 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर दोनों कार्य छोड़कर चले जाते हैं। सी शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। तो ए और सी मिलकर मूल कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले अगर आप लोग बनाते हैं किसी कार्य का 66.2/3, तो 66.2/3 को तोड़िएगा ना, तो 198 यानी 2, यानी 200/300 आ गया। यानी कि टोटल तोड़िएगा तो 2/3 आ गया। 2/3 काम 8 दिन में कर रहा, तो यहाँ से इसको कैंसिल किया, यानी ए के द्वारा 4 थे कितना हो गया? 12। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा। क्लियर है? वही लिखा है। बी ए से 40% कम कुशल है, यानी बी जो है ना ए से 40% कम है। तो देखिए ए कितना था? 12। तो अब 12 में हम लोग 40% कम करेंगे, यानी कि यहाँ क्या करें? 60/100 करेंगे। अब आप लोग कर सकते हैं 40% कम कार्य कुशल है, तो यहाँ से हम लोग बी का निकालेंगे। कितना? 12 था ना ये, तो 40% कम है। तो यहाँ से अगर गुना करते हैं तो कुछ आ रहा क्या? देखते हैं। ये आप लोगों को कितना मारा है? 3 बार मारा, ये 5। तो वैसे तो नहीं यार 40 लेते हैं। रुकिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? बी जो है ए से 40% कम कार्य कुशल है। तो यहाँ पे 40% कम की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस जब भी कार्य कुशल के बारे में बोलता है ना, तो हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट का यूज करते हैं। देखिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे मान ली ए है और आपका ये बी है। ठीक है, तो ए कुछ नहीं तो हमेशा अपने आप में 100 रहता है। 40% कम है, यानी कि यहाँ पे 60% हो गया। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 5 रेशियो क्या आ गया? 3 हो गया। ठीक है, अब हम लोग कुल कार्य निकालेंगे। यहाँ से क्या करेंगे? कुल कार्य। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है मेरे पास। कुल कार्य निकालेगा ना, तो इसके लिए तरीका क्या होता है? देखिए हम क्या करें, ए के लिए निकालें, तो ए किसी कार्य का कितना भाग था? 12 दिन था ना, तो हम लोग 5 को क्या करेंगे? 12 से गुना कर देंगे। टोटल कितना आ गया? 60 आ गया, यानी इसका भाग कितना आ गया? 60 आ गया। तो हम लोग को बोला ए प्लस बी, तो देखिए ए प्लस बी निकालेंगे तो 5 दिन कितना आ गया? 8 आ गया। तो 8 को देखिए अब ये दोनों मिलकर 5 दिन में कार्य किया था, तो 8 की क्षमता से देखिए 8 की क्षमता से दोनों मिलकर 5 दिन कार्य किया, तो 8 बचे कितना हो गया? 40। यानी कि टोटल कार्य कितना किया? 40। यानी ए अभी मिलकर 5 दिन में कितना कार्य किया? 40 दिन में। अब बात करना चाहते हैं सी की क्षमता का, तो यहाँ पे सी की क्षमता लिखा, सी शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। आप खुद बता सकते हैं। देखिए टोटल काम था 60। ठीक है, अब 60 में से 40 काम हो चुका, तो कितना शेष बच गया? 20 काम। अब 20 को कार्य को कौन कर रहा? सी कर रहा है। इसका कितना दिन कर रहा? 6 दिन में। तो यहाँ पे 20/6 करेंगे, तो यहाँ पे भागा दिया तो 10/3 आएगा। ठीक है, तो आप लोग बोला ए और सी मिलकर मूल कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो फ्रेंड्स आप लोगों को बोला ए और सी, तो मूल कार्य कुल कितना था? 60 था। ठीक है, अब ए और सी, तो अभी मैं आप लोगों को बोला सी का क्षमता ए का क्षमता कितना था? 5 का था, और सी का कितना था? 10/3 था। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आप लोग के सामने आ जाएगा 36/5 आएगा, जो कि रेशनल पूर्णांक मिलाते हैं तो 7.1/5 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप लोग समझे होंगे तो अच्छे लगेगा, नहीं तो आप लोग देख लीजिएगा।
भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारतीय महासागर में सबसे छोटा जो महाद्वीप होता है, आप लोग देखिए बनाए भी होंगे मैप, तो आप लोगों को पता इस टाइप से सबसे छोटा यहाँ पे क्या रहता है, मालदीव रहता है। क्या रहता है? ये मालदीव रहता है, मालदीव रहता है। तो राइट आंसर करेंगे मालदीव होगा, जो कि ऑप्शन में शायद नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को ई को क्लिक करेंगे। याद रखिए, भारतीय महाद्वीप का सबसे छोटा जो द्वीप होता है वो मालदीव होता है। क्या होता है? ये मालदीव होता है। क्लियर है? और याद रखिएगा, भारत के मिनी कॉय द्वीप से यह 8 डिग्री चैनल से अलग करता है। याद रखिएगा, ठीक है, यानी मिनी कॉय से 8 डिग्री चैनल से अलग करता है। इसकी राजधानी की बात करना चाहते हैं तो माले होगा। क्या होगा? ये माले होगा। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? और एशिया में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश भी यही होता है। चलिए, और वैसे इसके बारे में कुछ है नहीं तो मैं बोल देता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शायद एक मालदीव में एक ऑपरेशन कैक्टस भी चला था, इस चीज़ को याद रखिए। 1988 में मालदीव में भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन कैक्टस चला था। शायद ये भी याद कर लीजिए, शायद याद तो अच्छी बात है, कैक्टस चला था। निम्नलिखित में कौन सा लाल चींटियों में उपस्थित होता है? सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, लाल चींटियों में कोई भी लाल चींटी, देखिए लाल चींटी में जो होता है ना, आप लोग पढ़े हो नेटल के डंक, या फिर लाल चींटी में जो होता है वो फॉर्मिक अम्ल होता है, जिससे मेथनोइक अम्ल बोलते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहीं नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर ई को क्लिक कर देंगे। क्या करें? ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्लियर है? याद रखिए, इसमें फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसका सामान्य सूत्र होता है HCOOH होता है। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो फ्रेंड्स याद रखिए मौलिक अम्ल। तो मौलिक अम्ल जो पाए जाते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये जो आप लोग पाते हैं सेब में पाया था, किसमें पाया था? सेब में, अमरूद में, टैनिक अम्ल। तो टैनिक तो मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, टैनिक तो वैसा अभी तक ध्यान में मुझे नहीं है। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज करता हूँ। ऑक्जेलिक अम्ल जो पाए जाते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो कपड़े के जंग हटाने के लिए, या फिर ऑक्जेलिक अम्ल, और शायद ये आलू भी पाया जाता है। तो ये सब आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, और फ्रेंड्स आप लोग प्रबल अम्ल याद कर लीजिए। तो प्रबल अम्ल का एग्जांपल होता है हंसा, याद कर लीजिए। देखिए H4 होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यदि डोवेरानर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है, तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा होगा? कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले डोवेरानर का, देखिए डोवेरानर जो अपने नियम दिया था पीरियोडिक टेबल के लिए, सबसे पहले उन्होंने त्रिक नियम दिया था। यहाँ से आप लोग एक नंबर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बोले यदि पहला और तीसरा सदस्य, देखिए मान लीजिए पहला सदस्य, तो पहला आप लोग लिख रहा फास्फोरस, और तीसरा सदस्य लिख रहा एंटीमनी। क्या लिख रहा है? ये एंटीमनी। तो एंटीमनी का एस भी होता है। हम क्या करेंगे, इसमें दोनों का मास को लिखेंगे। तो अल्टीमेटली इसका होता है, आप लोग को पता हो 31 लगभग में होता है। ठीक है, फास्फोरस का, और एंटीमनी का लगभग होता है 121 होता है। हम लोग को दोनों को ऐड करके इसका एवरेज निकालेंगे। देखिए 31 प्लस हम लोग क्या करें, 131 का एवरेज निकालेंगे 2 से, यानी कि यहाँ 2 15 यानी 152/2 आ रहा। तो 152/2 का वैल्यू होता है लगभग मान लीजिए 76 आ रहा है। तो 76 में हम लोग पता करेंगे कौन सा तत्व होता है। तो देखिए 76 में आप लोग को देखिए सबसे पहले सल्फर का होता है 16, तो सल्फर का होता है 16, ये कैंसिल कर देंगे। आयोडीन का होता है I से 53 होता है, ये भी कैंसिल होगा। तो आर्सेनिक होता है 76 में। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब याद रखिए डोवेरानर का त्रिक नियम था ना ये, तो पहला और तीसरा जो होता है ना वो एवरेज होता है सेकेंड का। तो इस टाइप से हम लोग आर्सेनिक को निकाल देंगे। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आप लोग को अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा लग रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लिख रहा आप लोग का, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल में से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, तो इसके कारण क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, इसका मेन कारण देखिए, जब भी पानी से भरे गिलास को रखा जाता है तो वह अगर उसको वास्तविक आकार से जब भी बड़ा प्रतीत होता है तो उसमें हमेशा याद रखिए प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्लियर है? तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। सबसे पहले अपवर्तन यानी क्या होता है ना, इसमें देखिए ये देखिए सबसे पहले ये मान लीजिए कोई ये मीडियम है। ठीक है, तो देखिए एक होता है सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। देखिए इस टाइप से होता है ये, तो ये जब जा रहा है ना तो इस टाइप से बदल जाते हैं, नहीं इसके दिशा में विचलन होता है, इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसमें 2 माध्यम होते हैं, एक होता है सघन, एक होता है विरल। तो याद रखिए फ्रेंड्स, अगर इसमें सघन से विरल यानी कि देखिए अगर सघन से विरल जाती है, तो सघन से विरल जाती है ना तो वह क्या होता है, अभिलंब की ओर आता है, अभिलंब की ओर। और वही विरल से सघन जाती है ना, विरल से सघन, तो अभिलंब से दूर जाती है। इस टाइप से भी आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब इसके बारे में और वैसा कुछ है नहीं, अगर होगा तो मैं पूरा बताने का प्रयास करूँगा। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, कहाँ पे गया देखते हैं, हो गया क्या, कहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, है क्या कुछ? हाँ देखिए, निम्नलिखित तो कौन से यौगिक के डबल बॉन्ड होता है? देखिए आप लोग अगर डबल बॉन्ड पढ़े होंगे तो एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मेनली आप लोग को जो होता है वो एल्किन में आता है। तो देखिए एथिन, तो एथिन का जो फार्मूला जो होता है आप लोग पढ़े होंगे, इथिन है ना ये, तो इथिन का फार्मूला होता है C2H4 होता है। अब इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन बनाए तो C डबल बॉन्ड होगा, इस प्रकार होगा। यहाँ पे नहीं सी इथिन है ना, C2H4 होता है। तो देखिए इस टाइप से आप लोग बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पे H लिखेंगे, यहाँ भी H लिखेंगे, ये H हो गया। यहाँ पे देखिए
सबसे पहले इथिन इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इथिन। अब मैं बताना चाहता हूँ डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड आप लोग का जो होता है वो एल्किन में होता है, किस में होता है वो एल्किन में होता है। तो एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n होता है, ठीक है। अब देखिए ईथ का रोल नंबर होता है 2, तो CN के पे 2 पुट का H, फिर 2 2 4 हो गया, ये हो गया। अब इसको अगर आप लोग बनाए तो देखिए C डबल बॉन्ड कर देंगे, यहाँ पे C कर देंगे, ठीक है। अब कार्बन अपने साथ 4 बैलेंसी रहता है, तो देखिए 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4, जहाँ पे खाली वहाँ पे क्या भर देंगे H भर देंगे, यहाँ पे क्या भरेंगे H, तो यहाँ पे क्या भरेंगे H। तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं इथेन का। तो फ्रेंड्स इथेन का फॉर्मूला था C2H6 होता है, क्या होता है C2H6। इसमें देखिए कार्बन का सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए एक एक हो गया ना, इसमें 4 को रखेंगे, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4। इसमें देखिए सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप लोग को बताना, जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े तो उसे बोलते हैं एल्केन। तो ये एल्केन का सदस्य हो गया, ठीक है। अब बात करना चाहते हैं एसिटिलीन। तो फ्रेंड्स एसिटिलीन का जो सूत्र होता है C2H2 होता है, यानी ये आप लोग का एथाइन का आता है, यानी C2H2 होता है। इसको बनाएगा तो कार्बन कार्बन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो इस टाइप से आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कार्बन में इसके यौगिक में। क्लियर है। तो इस टाइप से बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आप लोग बेंजीन का याद कर लीजिए। देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं, तो इस टाइप से आप लोग रिंग स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं। और बेंजीन अंजलि देखिएगा इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से होता है, आप लोग आगे इस टाइप से बना लीजिएगा। इसका जो फार्मूला होता है C6H6 होता है, ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। बाकी अगर क्वेश्चन आता है देख लीजिए मैं ऑपरेशन किस टाइप से करता हूँ। अगर क्वेश्चन अगर आ गया तो मैं सारे क्वेश्चन को पूरे का पूरा बताऊंगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब फ्रेंड्स याद रखें एसिटिलीन का जो प्रयोग करते हैं कच्चे फलों को पकाने में भी करते हैं, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, आज जो आप लोग पीरियोडिक टेबल देखते हैं पीरियोडिक टेबल, तो ये आप लोगों को कहलाता है आधुनिक आवर्त सारणी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लियर है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सबसे पहले 3 लोग आए थे। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाने का एक डॉबेरानर आए थे, तो डॉबेरानर अपने त्रिक नियम दिया था। क्लियर है। उसके बाद आए थे न्यूलैंड्स ने, तो न्यूलैंड्स जो बनाया था ना वो अंग्रेज थे, उन्होंने 56 तत्व तक ही बताया था उन्होंने। इसके बाद आया था मेंडलीफ, ये तीनों आए थे मेंडलीफ। ये तीनों का जो आधारित था सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। किस पे आधारित था ये परमाणु द्रव्यमान पे, जो कि तीनों का असफल रहा। और लास्टली आप लोग आए थे आधुनिक आवर्त सारणी। तो फ्रेंड्स याद रखिए आधुनिक आवर्त सारणी को 2 लोगों ने मिलकर बनाया था। सबसे पहला जो नाम था आप लोग पढ़े भी होंगे अच्छे से, तो पहला था मोसले था। क्या था ये मोसले था, और एक था बोर था। मोसले और एक था बोर था। कौन था ये, एक बोर थे, रुके एक था आप लोग का बोर थे, तो यहाँ पे एक बोर थे, दोनों ने मिलकर किए थे। अब मैं आप लोग को बताता हूँ मोसले बोर ने मिलकर किए थे। क्लियर है। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इनका जो पीरियोडिक टेबल जो बना था वह परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में बना था। किस क्रम में बना था, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में बना था, इस चीज़ को याद रखिएगा, यानी कि परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स याद रखिएगा ये जो आवर्त सारणी जो बनाने का कार्य किया था 1913 में बना था। क्लियर है। अब आधुनिक आवर्त सारणी में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। आधुनिक आवर्त सारणी में थोड़ा याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में एक होता है वर्ग, एक होता है आवर्त। तो इसमें याद रखिए एक होता है वर्ग, तो आप लोग को वर्ग की इसमें जो कुल संख्या था 18 था। और वही बात करना चाहते हैं आवर्त के बारे में, तो इसमें आवर्त की संख्या कुल कितना था 7 था, याद रखिएगा। क्लियर है। और आवर्त सारणी में सबसे छोटा आवर्त जो था दूसरा था। आवर्त सारणी से छोटा आवर्त क्या था, सबसे छोटा आवर्त 2 था, जिसमें केवल 2 ही तत्व था। क्लियर है। और दूसरे और तीसरे में 8 तत्व थे, इन्हें लघु आवर्त कहते हैं। और चौथे 5वें आवर्त में 18 तत्व थे, इसे दीर्घ आवर्त कहते हैं। ये सब सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। आई थिंक आप लोग देखे होंगे पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद आप लोग को आवाज़ आ रहा होगा बाहर से, उसको बंद करता हूँ 1 मिनट थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या। तो देखिए ये आप लोग का रिएक्शन के अकॉर्डिंग दिया CuO प्लस H2 समीकरण Cu प्लस H2, ये भी क्लास 10th का क्वेश्चन आप लोग NCERT को देखेंगे पहला चैप्टर में। तो यहाँ पे देखिए किसका उदाहरण है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिएगा यहाँ पे देखिए ये कॉपर ऑक्साइड से डायरेक्टली क्या हो रहा है, कॉपर बन रहा है, यानी ऑक्सीजन की संख्या में कमी आ रहा है। तो जिसमें ऑक्सीजन की संख्या में कमी आता है उसको बोलते हैं अपचयन, यानी कि यहाँ पे अपचयन किसका हो रहा है, CuO का हो रहा है। ठीक है। अब अगेन आई रिपीट, आप लोग देखिए सेकंड में यहाँ पे H2 से क्या हो रहा है, H2 यानी ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि, जिसमें ऑक्सीजन की संख्या वृद्धि उसको बोलते हैं उपचयन। तो अपचयन किसका हो रहा है, H2 का हो रहा है। ठीक है। अब देखिए ये रिएक्शन में देखिए उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है, ध्यान से दीजिएगा, इसमें उपचयन अपचयन दोनों हो रहा। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों, तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए तो मैं क्लिक कर दिया, ऑप्शन नंबर सी होगा। उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है। और वियोजन अभिक्रिया जानते हैं, तो वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल बोलना चाहते हैं तो आप लोग देखते होंगे, अगर हम लोग AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम लोग हीट करते हैं तो आप लोगों को पता है Ag बन जाता है प्लस Br2 बनता है, Ag प्लस Br2 बनता है। ठीक है। बैलेंस कर सकते हैं इस तरफ से। तो ये आप लोग का वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है। चलिए वैज्ञानिक
वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की जो मूल इकाई होता है स्पीसीज होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं नस्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नस्ल। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। और एक चीज़ और आप लोग को याद रखिएगा, शायद आप लोग को पता भी होगा, वर्गीकरण का देखिए मैं लिख देता हूँ, वर्गीकरण का जो पिता किसको कहते हैं आप लोग को पता है? बिल्कुल। तो वर्गीकरण का जो पिता बोलते हैं कैरोलस लिनियस को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरोलस लिनियस को बोलते हैं, कैरोलस लिनियस को कहते हैं। क्लियर है? इन्होंने ही द्विनाम पद्धति को नाम दिया था। क्लियर है? अब मानव का वैज्ञानिक नाम क्या? होमो स्पेनिस है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, और फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो बिल्कुल मैं बताता हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। क्लियर है? चलिए, और जंतु का सबसे बड़ा समूह क्या होता है? तो ऑर्थोपोडा होता है, ये भी याद रखिएगा। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग देखिए किसको थाम लेते हैं? तो बैडमिंटन को थाम के खेलते हैं। तो याद रखिए बैडमिंटन। तो बैडमिंटन जो होता है ना एक थॉमस कप से संबंधित होता है, ये आप लोग को याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, और बैडमिंटन के सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब हुआ था? ये भी याद रखिएगा, ये ग्रुप डी में पूछा था। तो 1934 में हुआ था। कब हुआ था? 1934 में हुआ था। क्लियर है? चलिए, और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है बैडमिंटन। तो बैडमिंटन का जो कोर्ट होता है, देखिए बैडमिंटन के जो कोर्ट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, इसका याद रखिए। तो इसका कोर्ट की लंबाई, तो लंबाई जो होता है वह 44 फीट का होता है, ये भी आप लोग पढ़े होंगे। फिर इसका होता है चौड़ाई यानी ब्रेथ, तो ब्रेथ होता है 20 फीट होता है। वह इसका हाइट जो होता है, हाइट शायद होता है 5, शायद नहीं कर 5 फीट होता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो याद रखिए जून 2023 में जो रॉ का यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का जो प्रमुख चुना गया था वह रवि सिन्हा को चुना गया था। किसको चुना गया था? 2023 में रवि सिन्हा को। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी करंट अफेयर में बताना चाहता, 30 जून को देखिए इसका चेंज हो गया। तो 30 जून 2025 को इसका नए अध्यक्ष बने हैं। तो यानी नए इसमें नए प्रमुख बने हैं। किसको बनाया गया? तो पराग जैन को। ये भी आप लोग याद रखें, मे भी पॉसिबिलिटी पूछ सकता है ये। तो पराग जैन याद रखें फ्रेंड, पराग जैन को अभी रॉ के नए प्रमुख बनाया गया। किसको? पराग जैन को। याद रखिए आप लोग का लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए, और फ्रेंड रवि सिन्हा के बारे में आप लोग को बता सकते हैं। इसका क्वेश्चन इसलिए आ सकता है क्योंकि रवि सिन्हा जो थे ना वह बिहार के भोजपुर जिला के रहने वाले थे, यानी बिहार के भोजपुर जिला के रहने वाले थे। मे भी पॉसिबिलिटी पूछ सकता है। क्लियर है? चलिए, और बाकी इसमें समीर कामत। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता समीर कामत जो है ना वह DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष है। ये भी आप लोगों को शायद पता होगा। कुलदीप सिंह के बारे में मुझे खुद नहीं पता है। चलिए, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इसको हटा रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस भारतीय ने 2023 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था? सबसे पहले याद रखें 2023 का रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार जीता था इसका नाम था रवि कन्नन था। क्या था ये? रवि कन्नन। ठीक है, और रवीश कुमार जो रमन कन्नन पुरस्कार जीते थे वह 2019 में जीते थे। याद रखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में आप लोग देखते हुए उसका लेवी तो ये था। अब देखिए शायद यहाँ पे मैं एक लाया था, शायद नोबेल पुरस्कार के रिगार्डिंग एक होगा, तो शायद देखता हूँ होगा तो मैं बता। देखिए ये देखिएगा रमन देखो 2024 का, तो देखिए 66वां रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना कब हुआ था? 1957 में। अब पहली बार जो मिला था आचार्य विनोबा भावे को मिला था, 1958 में मिला था। अब देखिए प्रमुख भारतीय, तो 2019 में किसको मिला था? रवीश कुमार को, और 2023 में रवि कन्नन को, जो कि भोजपुर के रहने वाले थे। क्लियर है? अब देखिए 2024 में किसे मिला आ सकता है मे भी, तो देखिए फरवीजा फरहीन को मिला है, और साथ साथ में हयाओ मियाजाकी, ये दोनों याद रख सकते हैं। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंस था, बाकी इसके बारे में कुछ है वैसा नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसमें जो मेरा क्वेश्चन था, यानी कि मैं टोटल 70 क्वेश्चन करवा दिया हूँ अभी तक, 70 नहीं यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन करवा दिया हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए हमारे डिस्कशन कैसा लगा। ठीक है, अब देखिए गणित और विज्ञान का क्वेश्चन लेके आऊँ। सबसे पहले मैं गणित का क्वेश्चन को मैं आप लोगों के साथ 40 बताऊंगा, मैट्रिक्स भी बताऊंगा, कंसेप्ट भी बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन में जहाँ नीड होगा सॉल्यूशन का करूंगा, कुछ में स्किप भी कर दूंगा, केवल कंसेप्ट देकर। ठीक है, तो गणित और विज्ञान का क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में TPT एक वृत्त का स्पर्श रेखा है, तो एंगल POA 140 डिग्री है, तो एंगल APT का मान क्या होगा? देखिए इसमें आप लोग को कंसंट्रेट करना। सबसे पहले सर्कल है, आप लोग देखिए होंगे बहुत बढ़िया से। इसमें अगर फोकस करें फ्रेंड तो आप लोग देखिए एंगल APO यानी POA का वैल्यू कितना लिख रहे हैं? 140 डिग्री। अल्टीमेटली आप लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ पे 140, तो 140 जब लिख रहा तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये आप लोग का OP और OA दोनों के एक वृत्त की त्रिज्या है, तो दोनों का भाइस क्या होता है? बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा इसमें वैल्यू निकालना था APT का, यानी कि यहाँ का वैल्यू निकालना था APT, यानी यहाँ का APT है ना, सॉरी क्या निकालना था इसमें? APT, तो A है PT। तो हम क्या करेंगे देखिए इसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यानी कि यहाँ का वैल्यू कितना होगा, तो अल्टीमेटली आप लोग बता सकते हैं। तो बिल्कुल देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखिएगा
1 मीन। तो इस पे अगर देखिए यहाँ पे 140 का देखिए तो 70 डिग्री, तो यहाँ पे 70 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 70 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। अब कैसे बताएं, आप लोग को पता होगा इसका कंसेप्ट है ए पी टी बराबर। तो ए पी टी का वैल्यू कितना आ गया, देखिए ए है पी टी, तो यहाँ पे 70 डिग्री होगा, तो राइट आंसर 70 को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। वैसे मैं इसको यहाँ पे बताया भी, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले क्या किया हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ट्रायंगल ओ पी ए में, देखिए ओ पी ए में आता है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा तो एंगल ओ ए और एंगल ओ ए और ओ पी, देखिए दोनों आपस में त्रिज्या बराबर। आप देखिए तीनों जब त्रिभुज बन रहा है तो तीनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू हमें कुछ पता नहीं, तो दोनों को एक्स मान लिए, यहाँ भी एक्स मान लिया, ठीक है। और एक अल्टीमेटली 140 लिख रहा, तो बराबर क्या लिखें 180। तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करें 2x का वैल्यू 180 में से 140 गया तो कितना है 40। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या आ गया 20 आ गया। यानी कि फ्रेंड आप लोग देखे होंगे, यानी कि एंगल ओ पी ए बराबर देखे होंगे, यहाँ का एंगल 20 बन रहा है, ठीक है। उसी प्रकार ओ ए पी का वैल्यू क्या बन रहा है 20 बन रहा है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक है। आप लोग को निकालना किसका था, ए पी टी, यानी ए पी टी। तो यहाँ से आप लोग को इसका तो पी टी यहाँ के, तो आप लोग अल्टीमेटली पता है फ्रेंड्स ए पी ओ, देखिए ए पी ओ, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तो 20 डिग्री था। और ओ पी टी यानी ओ पी टी का वैल्यू अगर देखिएगा ना, तो यहाँ पे कितना था 90 डिग्री था। तो 90 में से क्या करें 20 को घटाएंगे, कितना आएगा 70 डिग्री आ तो गया। इस टाइप से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेस रहता ना, मैं और अच्छे से बताता, स्पेस मेरे पास नहीं हो पाता। यदि घनाभ का आयतन एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 6 है तो घनाभ की सबसे लंबी भुजा क्या हो गया। देखिए सबसे पहले आप लोग को देखना पड़ेगा, ये आप लोग क्लास 9th का क्वेश्चन है ये। यदि घनाभ का आयतन एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 है ना, तो घनाभ की सबसे लंबी भुजा क्या हो गया। कुछ नहीं करना फ्रेंड, देखिए इसमें आप लोग क्या कीजिए x माइनस 1 को कॉमन ले सकते हैं, क्लियर है। तो इसको अगर आप लोग तोड़िएगा तो सिंपल में आप लोग को बचेगा x² प्लस x माइनस 6 बचेगा। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे अच्छे से, तो ये बना सकते हैं। अब इसमें आप लोग को क्या करना, इसको प्राइम फैक्टर या फिर आप लोग को फैक्टराइजेशन करना होगा। तो इसको फैक्टराइजेशन कीजिए तो x माइनस 1 बचेगा, x माइनस 2 बचेगा और x प्लस 3 बचेगा। सबसे बड़ी भुजा क्या है x प्लस 3, तो राइट आंसर क्या करेंगे x प्लस 3। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, क्लियर है। तो इस टाइप से काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। इसका बताइए, देखिए इसमें क्या लिख रहा है आप लोग का, एक वृत्त पर 4 बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि वे एक वर्ग ए बी सी डी बनाते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसमें अगर आप लोग देखिएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने बोला, क्या बोला वर्ग का क्षेत्रफल। तो अल्टीमेटली इसमें वर्ग का क्षेत्रफल देखिए ना, तो हम लोग इसका शॉर्टकट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 गुना वृत्त का क्षेत्रफल करेंगे, क्या करेंगे 2 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल अल्टीमेटली कितना लिखा 3850 करेंगे, बटा क्या करेंगे पाई करेंगे, क्या करेंगे पाई। ये फार्मूला होता है, पाई की वैल्यू क्या होता है 22/7, तो 22 गुना 7 करेंगे। अगर आप लोग इसको पूरे सॉल्व करते हैं तो आप लोग को वैल्यू आएगा 2450 आएगा, 2450 यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि sin x का वैल्यू 1 है तो tan 2x/3 का वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं करना, देखिए सबसे पहले sin x है, मैं लिख दिया हूँ sin x। अब बताइए sin कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो अल्टीमेटली शायद आप लोग पढ़े होंगे sin 90 का होता है। sin कैलकुलेट कर दिया तो x का वैल्यू कितना है 90, यानी कि फिर जहाँ पे x वहाँ पे 90 पुट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है tan, तो tan लिख दिया यहाँ पे 2 है 2। अभी x का अपन लोग क्या करेंगे 90 बाई क्या करेंगे 3, तो 3 का पावर में 90 कितना बन रहा है 30 बार में। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे tan आ गया, 3 दूनी 60 है, यानी tan 60 का वैल्यू कितना होता है तो √3 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या करेंगे √3, जो कि ऑप्शन में आप लोग के सामने नहीं दे रहा। तो इसका राइट आंसर करेंगे इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या रहा √3। तो ऑप्शन नंबर ई को क्लिक कर देंगे। यदि p का वैल्यू 2 - 1, q का वैल्यू k और 1 है तो pq का वैल्यू लिखा 2√2 मात्रक है, तो k का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना, अगर pq का मान निकालना ना तो आप लोग जानते हैं दूरी सूत्र का फॉर्मूला यूज करना होगा। हम लोग जानते हैं इसमें देखिए क्या क्या लिखें, k - 2 का होल स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका भी स्क्वायर करते हैं, इसका वैल्यू आप लोग का लिख रहा है 2√2, तो यहाँ लिखेंगे 2√2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर यानी a² + b² - 2b, यानी 2 दूनी 4 के आ गया, फिर 1 1 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4। अब यहाँ 2 का स्क्वायर 4 4 कितना हो गया 8, तो यहाँ पे 8 करेंगे। यहाँ पे क्या लिख रहा है k² - 4k प्लस 4 4 क्या हो गया 8। अब ये काट देंगे तो यहाँ पे देखिएगा ना सिंपल में k² - 4k = 0 आ रहा। तो यहाँ पे देखिए k² का वैल्यू कितना आ रहा था 4, k² का वैल्यू कितना आ रहा था 4। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स 4 क्या 4 ही आ रहा था ना ये, हाँ। तो k² तो k तो हट गया था ना वहाँ से, तो यहाँ पे देखिएगा k का वैल्यू 4 ही आएगा, क्या आएगा 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए बहुलक निकालना। तो फ्रेंड्स बहुलक निकालने के लिए क्या कि जो सबसे बड़ा संख्या उसी का मेन आप लोग को माप देखिए। सबसे बड़ा कौन है 35 है, तो 35 का मेन वैल्यू क्या है 7, इसका राइट आंसर क्या होगा 7 हो गया। तो ऑप्शन है क्या 7 है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु के ठोस
एक शंकु के ठोस छिन्नक की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, यदि इसके निचले और ऊपरी सिरों के त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना। कुछ नहीं करना है, देखिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, एक ठोस शंकु बनाना है। तो अल्टीमेटली अगर शंकु बनाते हैं स्टेप्स आप लोग को करना पड़ता है, आप लोग जानते होंगे, बनाए भी होंगे, स्टेप्स आप लोग को करना पड़ेगा। अब देखिए मैं शंकु बना दिया हूँ, बोला इसकी ऊंचाई 8 मीटर है, ठीक है, जिसके निचले ऊपरी सिरों के एक 3 लिख रहा है, एक 9 लिख रहा। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला ऊपर मान लेते हैं, तो ऊपरी वाला को 3 मान लिए, अब बड़ी वाला को थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे तो 9 मान लेंगे। यहाँ तक समझना, ये आप लोग का 3 लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है 9, और इसकी ऊंचाई लिख रहा है 8। तिर्यक ऊंचाई निकालना ना, तो याद रखिए तिर्यक ऊंचाई जब भी निकालते हैं तो फार्मूला क्या होता है, देखिए एल निकालना ना, तो एच स्क्वायर प्लस आर, तो एच यहाँ लिखते हैं एच स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 का स्क्वायर। तो R2 का वैल्यू कितना दिख रहा था, देखिए यानी लिख देते हैं फार्मूला R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर होता है, तो एच का स्क्वायर यानी एच का वैल्यू 8 लिख रहा है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया, प्लस R2 यानी कि 9 में से 3 गया 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो यहाँ पे 12 करेंगे तो टोटल आएगा 100, 100 का वैल्यू क्या होता है 10, तो एल का वैल्यू देखेंगे तो 10 सेंटीमीटर आएगा। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स करेक्ट आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने ये रहा, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 पाई है तो इसका आयतन क्या होगा। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप लोगों को बताओ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू देखिएगा तो 36 पाई है, ठीक है। ये पाई पाई को कैंसिल कर दिए, 4 का टेबल में 36 कितना बार में आता है 9 बार में, तो यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो आर स्क्वायर का वैल्यू 9 आ रहा, तो यहाँ से अगर आर का वैल्यू देखिए कितना आ गया 3 आ गया, क्या आ गया 3। हम लोग को निकालना इसका आयतन, तो अल्टीमेटली इसका फॉर्मूला जानते हैं 4/3, देखिए पाई में दिख रहा तो 5 4/3 पाई, आर का वैल्यू कितना था 3 आया था ना, तो 3 को 3 टाइम्स कर दिया, 3 गुना 3 गुना 3, अब ये 3 3 कैंसिल हो गया, तो 3 3 9 9 4 जा 36, तो 36 पाई सेंटीमीटर के यहाँ पे घन सेंटीमीटर क्यों कर देंगे, तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और आप लोग अच्छे से बना लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रैकरिंग का क्वेश्चन है 1.23, इसमें देखिए क्या लिख रहा है 1.23 तो लिख रहा, फिर लिख रहा 657, फिर लिख रहा 6567, फिर 6 लिख रहा, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है आप लोग देखिए इसमें आप लोग रिपीटिंग स्टेज पे कौन है, देखिए 657 रिपीट कर रहा, तो हम क्या करेंगे इसको क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग रूल को बनाएंगे। तो अल्टीमेटली आप लोग जानते होंगे जो संख्या रिपीट होता है वहाँ पे रैकरिंग लगा देते हैं, यानी इसको देखिए तो 1.23 तो हो गया, फिर लिखेंगे 657, इस पर हम लोग रैकरिंग लगा देंगे, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग को ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको बनाते हैं तो सबसे पहले इसका एक तरीका होता है, जो तरीका को मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले स्टेप्स के लिए क्वेश्चन को क्या लिखिए, आगे जो टोटल वैल्यू दिया कितना लिखा 1 2 3 6 5 7, ये पूरा लिख दीजिएगा वैल्यू बिना रैकरिंग का। जिस संख्या पे रैकरिंग नहीं है, देखिए इस पे रैकरिंग नहीं है तो जिस पे नहीं उसको आप माइनस कर दें, यानी 123 को माइनस कर देंगे। क्लियर है, अब जितना संख्या पे रैकरिंग यानी 3 संख्या पे ना तो 3 9 लिख देंगे, 1 2 3 9 लिख देंगे, और जितना संख्या पे रैकरिंग नहीं है यानी कि देखा है तो टोटल यहाँ पे 2 है ना, इधर पॉइंट के बाद 2 संख्या ना तो 2 जीरो ले देंगे, क्या लिखेंगे 2 जीरो। अब सॉल्व कर लीजिए, तो इसको अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो अल्टीमेटली आप लोग का जहाँ पे 2 जीरो है यानी कि 2 जीरो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, तो 89 का ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। तो अच्छे से बना सकते हैं अगर ट्रिक पता है तो, वैसे लॉन्ग विथ से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन बना यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए a + b × a - b का होल स्क्वायर पे आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा, देखिए मैं आप लोग को सामने लिख देता हूँ, आई थिंक पढ़े भी होंगे। तो a + b का होल स्क्वायर, देखिए a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है इक्वल टू होता है 4ab होता है, क्या होता है 4ab, ये फार्मूला होता है। तो 4 कर दिया हूँ, a का वैल्यू देखिए तो 4.6 लिख रहा, और b का वैल्यू 3.1 लिख रहा, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 57.04 आएगा, 57.04। तो अल्टीमेटली राइट आंसर अगर 57 नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ई को करेंगे, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या रहा है 57.04, ऑप्शन नंबर ई को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर व्यास के पाइप में से 30 मीटर पर मिनट के वेग से प्रवाहित होने वाले पानी का आयतन क्या होगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना, आप लोग को पानी का वेग निकालना ना। आगे देखिए आर, तो आर अगर निकालिएगा ना तो यहाँ पे व्यास का हाफ कर देंगे, यानी 7/2 आ गया। क्लियर, सेंटीमीटर आ रहा। वेग तो यहाँ पे भी, तो भी का लिख रहा 30 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो मीटर पर मिनट है इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 30 कर देंगे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो गया। मिनट में 60 सेकंड करेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। टोटल कीजिएगा तो देखिएगा 30 दूनी 60, 2 बार में 50 बने, 50 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया। अब हमें क्या निकालना, पानी का आयतन। तो पानी का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई को रहने दी आर, आर का वैल्यू क्या लेता है 7/2, तो पाई आर स्क्वायर, तो यानी 7/2 गुना 7/2 कर दिए। अब एच का वैल्यू क्या लेते हैं 50, तो 2 का पहाड़ा में 125 कितना में आता है, 50 कितना में आता है 25 बार में आता है। अब कुछ नहीं हो रहा ना, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको जब पूरा सॉल्व किया तो 1.95 लीटर पर सेकेंड आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। 30 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष से एक व्यक्ति भूतल पर खेल रहे हैं किसी बच्चे को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहे हैं। तो मीनार के पाद बिंदु और बच्चे के बीच की दूरी को ज्ञात करना। कुछ नहीं करना फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना। देखिए सबसे पहले आप लोगों को एक दूरी बना दी है, ठीक है। अब यहाँ पे 30 मीटर का ये है दूरी, ठीक है। 30 मीटर की ऊंचाई पे खड़ा है। अब भूतल से कोई खड़ रहे हैं, अभी अवनमन कोण ऊपर से बनता है ये, ठीक है। अब यहाँ से कोई कर रहा तो इसका एकांतर कोण से यहाँ पे तो आगे 30 डिग्री लिख रहा था, इसका एकांतर कोण से यहाँ पे 30 डिग्री आ गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। और आप लोग को क्या बोला, यहाँ पे 30 मीटर ऊंचाई था। आप लोग को क्या निकालना है, दूरी, यानी इसका वैल्यू निकालना है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोग निकाल सकते हैं तो देखिए इसका वैल्यू क्या लिख रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। तो आप लोग 60 के सामने अगर 30 के, आप लोग को रेशियो पता होगा शायद 30, देखिए 30 है, 60 है, 90 का रेशियो पता होगा। ये होता 1 होता है, इसके सामने √3 होता है, ये क्या होता है 2। तो आप लोग देखिए 30 के सामने लिख रहा है वैल्यू 30 लिख रहा है, क्या लिखा 30। तो अल्टीमेटली 60 के सामने निकालना है तो 30 को क्या करें, √3 से गुना कर देंगे। तो 30√3 मीटर इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर करेंगे 30√3 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बना लिए होंगे आप लोग, क्लियर है। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि देखिए सारे क्वेश्चन को मैं डील कर रहा हूँ। यदि x का वैल्यू लिखा 3 + √8 तब x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले स्टेप से जब भी क्वेश्चन आता है x रहने देंगे, हम लोग इसको 1/x के फॉर्म में लाएंगे। तो 1/x निकालेगा ना, तो सिंपल वे में इसको लाइएगा, रेशनलाइजेशन कीजिए। देखिए ये तो x का वैल्यू दिख रहा, हमें लाना 1/x। तो 1/x निकालेगा ना, इसका इन्वर्स करेंगे तो प्लस को माइनस कर दीजिए, या फिर आप लोग इसका रेशनलाइजेशन भी कीजिएगा ना, तो आप लोग को पता है, आप लोग रेशनलाइजेशन भी कीजिएगा ना तो ये माइनस में चलेगा, यानी 3 - √8 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x + 1/x निकालेंगे। तो अल्टीमेटली फिर x का वैल्यू कितना था, 3 + √8 था, और वही 1/x का वैल्यू 3 - √8 है, ठीक है। ये कैंसिल कर दिए तो 3 3 क्या आ गया 6, यानी कि x + 1/x का वैल्यू 6 आ गया। अगेन आई रिपीट, देखिए x + 1/x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। हमें निकालना था क्यूब के फॉर्म में, देखिए x³ + 1/x³ का। वैसे लॉन्ग मेथड से बनाना चाहते हैं तो दोनों साइड क्यूब करके बना सकते हैं, लेकिन इसका एक फार्मूला होता है, जब भी स्टेप से आता है तो आप लोग क्या कि जो वैल्यू k³ कर दीजिए -3k कीजिएगा, यानी k के यहाँ पे 6 है तो 6 का क्यूब करेंगे तो 216 हो गया -3, और k के यहाँ पे क्या 6 था तो 216 में से 18 को घटाएंगे तो अल्टीमेटली क्या बचेगा 198 बचेगा, यानी 198 आएगा। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले याद रखिएगा दोनों को साइन और कॉस, देखिए आप लोग शायद पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो जान लीजिए। देखिए साइन ए रहेगा और कॉस बी रहेगा। देखिए आप लोग बताना चाहते हो, अगर इसमें ए और बी को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आता है ना तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, चाहे वो डिवाइड में हो या फिर इक्वल में हो। तो देखिए दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है तो इसका वैल्यू क्या है 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सॉल्व किए तो सबसे पहले क्या आएगा 3/7 माइनस, यहाँ भी देखिए 70 और 90 यानी 1 आ गया, तो इसको भी अगर सॉल्व किया तो यहाँ पे 1 ही केवल रहेगा, ठीक है। इसको भी पूरा कीजिए तो 7 ही रहेगा। आप लोग इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिए, तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो सिंपल में 1/7 आ जाएगा। क्या आएगा 1/7 आ जाएगा, -1/7 आएगा ना ये, हाँ तो -1/7 आएगा। ऑप्शन है क्या, तो -1/7 आएगा। काफ़ी मोहब्बत से बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं ना तो मैं तो बोलता हूँ ऑप्शन मेथड से बनाइए। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को पुट कर दे, 3 x के यहाँ पे 3 पुट है तो 3 में से 2 गया, एक बचा। फिर देखिए 3 है, 3 में से 3 गया तो 0 आ गया। अब 3 के पावर 3 है, 3 हो गया, यहाँ पे किसी की पावर फिर 0 तो वैल्यू 1 होता है, यानी कि 4 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाइड का। चलिए बी को भी देखते हैं, 3 है, 4 में से 2 गया, यहाँ पे 2 बच गया। फिर देखिए 3 में से 4 गया तो -1 आ गया। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना 9, और यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे तो सेकेंड वाला नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे तो थर्ड देखते हैं 2, तो 3 है, 2 में से 2 गया 0। फिर देखिए 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 + 3, यहाँ भी 4 यानी 2 हो गया। यानी कि देखा तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, सी भी है, इसलिए आप लोग राइट आंसर करेंगे उपरोक्त में 1 से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है, तो अच्छे से बना सकते हैं। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिख रहा। निम्नांकित आकृति में AD = 2 सेंटीमीटर, DB = 3 सेंटीमीटर, AE = 5 सेंटीमीटर, DE पैरेलल BC है, तो इसी का मान निकालना। शायद इसमें आप लोग को चित्र दे रहा होगा, देखते हैं। हाँ तो इसमें आप लोग निकाल लीजिए ना। यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है थिल्स थ्योरम का यूज करना, तो हम लोग जानते हैं थिल्स थ्योरम का प्रमेय का यूज करेंगे। तो सिंपल वे में क्या करेंगे, देखिए सिंपल क्वेश्चन है ये, तो सिंपल कर दिए। देखिए 2 को कितना से गुना करेंगे 5 आएगा, तो अल्टीमेटली 2.5 कीजिएगा ना। तो उसी प्रकार 3 को भी हम लोग क्या करेंगे 2.5 से गुना कर देते हैं, 3 दूनी 6 7 यानी 7.5 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। सिंपल क्वेश्चन था ये, इसी निकाल सकते थे। वैसे फार्मूला आप लोग जानते होंगे तो जानते हैं, अच्छा होगा। AD बटा क्या लिखते हैं DB, AD बटा DB बराबर क्या कीजिए ए है ना यार, बराबर क्या कीजिए AE बटा EC कर ले, तो सारी चीज़ों को आप लोग बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस एंगल B बराबर 65 डिग्री और एंगल B प्लस C बराबर 140 डिग्री है, तो एंगल B का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले आप लोगों को पता है ट्रिनो ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जो क्या होता है 180 होता है। हम क्या करेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस C तीनों का सम करेंगे 180। अब देखिए A प्लस B का वैल्यू लिखा 65 डिग्री, यहाँ लिख देंगे प्लस एंगल C बराबर क्या लिखेंगे 180 डिग्री। हम क्या करेंगे फ्रेंड एंगल C का वैल्यू निकालेंगे, तो 180 में से क्या निकालेंगे 65 डिग्री को घटाएंगे, तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता है इसको घटाइएगा तो 115 डिग्री आएगा। क्या आएगा 115 डिग्री। अब यहाँ पे आप लोगों को लिख रहा है एंगल B प्लस C, देखिए यहाँ पे एंगल B प्लस एंगल C का वैल्यू लिख रहा है आप लोग का 140 डिग्री। तो B का वैल्यू एंगल B का निकालना चाहिए ना, तो 180 में से यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए थोड़ा सा लंबा बना देता है। देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री मैं कर दिया हूँ। क्लियर है। एंगल A प्लस B का वैल्यू देखिए 65 डिग्री था, मैं लिख दिया हूँ। एंगल C का वैल्यू यहाँ से आप लोग काफ़ी अच्छे से निकाल लिए होंगे। तो एंगल C का वैल्यू निकालेंगे तो 180 में से 65 को घटाएंगे तो अल्टीमेटली 115 डिग्री आएगा। क्लियर है। अब निकालना था यहाँ पे एंगल B प्लस C लिख रहा था, तो एंगल B रहने देंगे। अब एंगल C का वैल्यू लिख रहा था 115 लिख दिया हूँ। अब दोनों का सम यहाँ पे देखिए इसको उतारा हूँ तो 140 लिख दिए। तो यहाँ से एंगल B का वैल्यू निकाले तो 140 में से 115 को घटाएंगे तो आप लोग को पता है कितना डिग्री आएगा 25 डिग्री आएगा। कितना आएगा 25 डिग्री। तो हमें निकालना था एंगल B, तो 25 डिग्री तो आ गया। तो ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर दीजिए। सिंपल क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। देखिए साइन थीटा तथा कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के कीजिएगा ना, तो इसका कोएफिशिएंट तथा इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं यानी A स्क्वायर प्लस क्या कीजिएगा B स्क्वायर। तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 का वैल्यू क्या होता है 2 रूट, तो यानी कि √2 होगा। तो ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये। आकृति में AB और CD समांतर है, कौन सा आकृति सत्य है। देखिए जब भी सत्य रहेगा ना तो देखिए इसमें समांतर लिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देखिए ना, AB है आपका, ये CD दोनों क्या पैरेलल है। तो देखिए आप लोग को पता होगा, देखिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोग निकालते, देखिए इसमें अगर निकालेगा ना तो देखिए हम लोग को तीनों का सम के बारे में बोल रहा नहीं, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये। देखिए क्लास 10th का ऐसा क्वेश्चन है ये। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी ये दोनों, इसका तीनों का सम निकालना। तो एक ही काम कीजिए ना, देखिए सबसे पहले अल्फा के ले जाते हैं, तो देखिए A है B है यानी AB, और इसके साथ साथ जाइए तो D आ जाएगा यानी ABD आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से हम लोग इस स्टेप से खींच सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ भी तो एंगल ये गामा है तो ये भी गामा होगा ना। तो इसको अगर बनाएगा ना टोटल, देखिए सबसे पहले एंगल कीजिए ABD, पहला क्या रहा ABD आ रहा। ठीक है, अगेन आप लोग कीजिएगा तो DBG कीजिएगा, DB और G आ रहा है। यहाँ पे हम लोग मान लीजिए G ले लिए। ठीक है, अगला भी कीजिएगा तो एंगल आएगा CDB। टोटल इसको कीजिएगा तो 360 के बराबर है। ये क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू होगा 360 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है। तो इस टाइप से काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। श्रेणी 1/4 -1/2 1 में कौन सा पद -128 होगा। तो फ्रेंड्स इसमें अगर आप लोग देखिएगा, सबसे पहले लोग को ये देखना पड़ेगा समांतर श्रेणी है या फिर GP है, यानी कि AP है या फिर GP है। आप लोग को पता होगा अगर n का डिफरेंस अगर इक्वल होता है तो उसे बोलते हैं AP, और अगर n का डिविजुअल में अगर आप लोग का सिंपल इक्वल होता है तो उसे बोलते हैं GP, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में गुणोत्तर माध्य। क्लियर, हिंदी में। तो देखिए अगर आप लोग देखिएगा R निकालिएगा तो इसमें देखिएगा ना, तो R निकाले, इसमें GP का वैल्यू देगा, क्योंकि देखिए -1/2 को डिवाइड करते हैं 1/4 से, तो अल्टीमेटली 4 बाई क्या लिखिए -1/2 यानी टोटल देखिए तो -2 आ गया। ठीक है, अगेन आई रिपीट लास्ट वाला से 1 को डिवाइड करेंगे -1/2 से ना, तो भी क्या आ रहा -2 आ रहा, यानी कि GP सीरीज में क्या चीज़ में, ये GP सीरीज में। ठीक है, तो GP सीरीज में क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं A, तो अल्टीमेटली A का वैल्यू आप लोग के सामने 1/4 लिख रहा है। R का वैल्यू कितना लाए थे -1/2 -2 लाए थे। अभी आप लोग का AN बोलिए या फिर आप लोग इसको बोल सकते हैं AN ही बोल सकते हैं या फिर TN बोल दीजिए। तो इसका वैल्यू लिख रहा -128 लिख रहा। अब फार्मूला मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। तो देखिए TN माने तो TN का फार्मूला होता है GP से, सबसे पहले A लिखते हैं, N लिखते A लिखते हैं, उसके बाद यहाँ R लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं N-1। तो यहाँ पे देखिए TN का वैल्यू 128 आया था, तो क्या कर दिए 128 लिख दिए, माइनस में दिया था ना ये, तो माइनस में कर दिए। A का वैल्यू आप लोगों के सामने 1/4 लिख रहा। अब R, तो R का वैल्यू देखें तो -2 लिख रहा। अब यहाँ पे क्या करें N-1 कर देंगे। क्लियर है। अब हम लोग सॉल्व करें। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं -128 को तोड़ेंगे तो -2 पर पावर क्या आ गया, ये 9 आ रहा है। यहाँ क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ भी सॉल्व कीजिए, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे भी सॉल्व कीजिए,
तो ये 4 है ना, 4 को भी यहाँ तोड़िएगा तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए -2 पर पावर n-1 है। अब आप लोग को क्या कीजिए, देखिए -2 बेस मिल गया तो यहाँ से कि n-1 का वैल्यू डायरेक्टली n के बराबर कीजिएगा। क्लियर है। तो यहाँ से अगर कीजिएगा ना तो n हो नहीं यार, हो ना, तो देखिए n का वैल्यू अगर देखिएगा ना तो n-1 का जो वैल्यू आ रहा था आप लोग को 9 के बराबर आ रहा था। टोटल n का वैल्यू 9 और 1 कितना हो 10, तो 10वां पद हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। थोड़ा मैं फास्टली बनाता हूँ ताकि आप लोग को टाइम नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग लास्ट का प्रिपरेशन करें, इसलिए मैं शॉर्ट बताता हूँ, आप लोग कंसेप्ट क्लियर करवा दे रहा हूँ। चलिए 91 का क्वेश्चन देखते हैं, किस्त वाला क्वेश्चन आ गया, क्या लिख रहा है देखते हैं, उसके बाद बताऊंगा। 8,925 रुपये का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया। देखिए अर्धवार्षिक में बोला, ठीक है। तो यदि ब्याज अर्धवार्षिक से 8% की दर पर संयुक्त किया था तो किस्त का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड, देखिए इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। थोड़ा मैं वेट कर रहा हूँ इसका आंसर। ये क्वेश्चन है, एक समूह की औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि तब हो जाती है जब उस समूह में 32 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष की आयु वाला कोई अन्य व्यक्ति शामिल हो जाता है। समूह के सदस्यों की संख्या ज्ञात करें। कुछ नहीं करना फ्रेंड, जब भी स्टेप से बोलेगा ना तो देखिए 56 में से लास्ट वाला को माइनस करिए। जब भी वापस आता ना समूह में सदस्यों की संख्या निकालने के सबसे 56 में से क्या करेंगे 32 को घटा देंगे। अब देखिए टोटल कितना वर्ष वृद्धि होता है 400, जितना वृद्धि होगा उसको डिवाइड कर दीजिए। टोटल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 24/6 आएगा, यानी कि राइट आंसर करेंगे तो 4 था ना ये, तो टोटल 6 आएगा। 6 है ऑप्शन क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं। एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य का 10% छूट देता है। इसके अलावा वह दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जिसमें 870 रुपये ग्राम के वजन में 1 kg दिखाई देता है। शुद्ध लाभ क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले 30% और 10% का हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे रामबाण तरीके से निकालेंगे, यानी 30% अधिक था तो 10% लॉग था, प्लस माइनस माइनस कर देंगे, 30 गुना क्या करेंगे 10 बाई क्या करेंगे फिर 100 करेंगे। यहाँ सॉल्व के 0 0 कैंसिल हो गया, 30 में से 20 गया, 10 गया, 20 बचा, 20 में से 3 गया, टोटल यहाँ पे देखिएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे 17% आ रहा है। क्लियर है। अब इसके अलावा दोषपूर्ण का यूज करता है तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा ना 1 kg के यहाँ पे 870 ग्राम का यूज करता है। तो आप लोग बताइए यहाँ पे लाभ कितना होगा, आप खुद बताइए। 1000 के यहाँ पे 870 ग्राम का यूज कर रहा है, ठीक है। बाई क्या करें 870 गुना करें, यहाँ पे लाभ निकालना, गुना क्या करेंगे 100। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं ना तो आप लोग बीच में जो वैल्यू आएगा 14.94% आएगा, 14.94% आएगा। अब क्या करें ये दोनों को हम लोग निकालेंगे लाभ, यानी कि यहाँ पे देखें एक तो 17% था, अभी हम कितना लाए थे 14.94 लाए थे, ये दोनों को जोड़ देंगे। अब दोनों को क्या करेंगे फ्रेंड, दोनों को गुना करेंगे, 17 गुना 14.94 बाई क्या करेंगे 100 कर देंगे। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 17 4 31.94 आ गया प्लस 2.53 आ गया। क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो 34.48% करेंगे, 34.48, तो राइट आंसर करेंगे 34.48, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया आप लोग का कितना क्वेश्चन हो गया, यानी कि हम 93 नंबर क्वेश्चन बता दें, 94 नंबर आते हैं। ये क्वेश्चन तो ईजी है। 18 रुपये प्रति केजी के मूल्य वाले 5 kg गेहूं को 2 kg अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 20 kg के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त होता है तो महंगे वाले गेहूं का मूल्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिएगा महंगे वाले का निकाला, महंगे वाले के लिए x मान लिया। सबसे पहले 18 को हम लोग क्या करेंगे 5 वाले से मिला रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे 18 को सबसे पहले 5 से गुना कर देंगे, फिर वो रहा केजी को 2 kg के अन्य, तो 2 kg हो गए, अन्य के लिए क्या माने थे x माने थे। क्लियर है। फिर क्या करेंगे टोटल वेट कितना था 5 या 2 कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। अब बराबर कितना लिखा 20 kg वाला मिश्रण बराबर यहाँ 20 कर दें। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए ना, तो यहाँ से सॉल्व करिए तो देखिएगा x का वैल्यू आ जाएगा 25 रुपये पर kg, तो 25 रुपये पर kg आएगा। तो अब ऑप्शन है क्या, तो ऑप्शन है तो सी को क्लिक कर दीजिए ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए एक पुलिसकर्मी एक चोर को 225 मीटर की दूरी से देखता है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यह मानकर कि चोर की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुलिस की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो गणना करें कि पुलिसकर्मी पकड़े जाने वाले से पहले चोर को कितनी दूर भगा चुका है। कुछ नहीं करना, देखिए सबसे पहले जानता है आप लोग को समय, सबसे पहले पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने में निकाला गया समय निकाला, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। आप लोगों के सामने दूरी क्या लिखा 225, तो 225 लिखा चाल। आप लोग देखिए चोर और सिपाही एक दिन भाग रहा है तो जब भी एक साथ रहता है ना तो दूरी को क्या स्पीड को क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो एक का लिखा 13, एक लिखा 11, तो पुलिस में से चोर को खड़ा है तो 13 में से 11 का क्या बचा 2। अब एक किलोमीटर पर आवर था तो मीटर पर सेकंड बनने के लिए 5/18 से हम लोग गुना कर दिए। अगर आप लोग इसको पूरे का पूरे सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 का पारा में इसको कीजिए तो 45 बार में आ गया, फिर 2 का पारा में 18 9 बार में आता है, 9 को 45 से गुना करेंगे तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 405, यानी कि समय जो आ गया 405 सेकंड आ गया। आप लोग को निकालना दूरी, चोर द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या था चाल गुना समय। तो यहाँ पे देखिए चोर की चाल कितना था 11 था, इसको किलोमीटर पर आवर में बदल दिए, मीटर पर सेकंड में बदल दिए। अब चोर दूरी पर क्या होता है देखिए चोर का निकालना था, यहाँ पे चोर का निकाल रहे हैं तो लिख देंगे
ये 4 गुना समय, समय कितना लाए थे 405। अब आप लोग गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं ना तो 1237.5 मीटर आएगा। तो आंसर देखेंगे तो ऑप्शन इसमें कोई है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ई को क्लिक करेंगे। क्लियर है, तो ऑप्शन आएगा देखिए राइट आंसर 1237.5 मीटर आएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का योग 25 है, उसका गुणनफल 144 है, तो दोनों संख्याओं में अंतर क्या होगा। देखिए इसका तरीका होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करें a प्लस बी का वैल्यू कितना लिख रहा है 25 लिख देंगे, और दोनों का गुणनफल यानी कि ए बी, तो दोनों का गुणनफल 144 से हो रहा। तो हम लोग सबसे पहले पता करें कौन सा ऐसा संख्या इसको लगातार 2 बार गुना करने पर 25 आएगा 144 आएगा और जोड़ने पर 25 आएगा। तो ऐसा कुछ है, तो देखते हैं, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो मान लो 19 और 6, तो 19 को 6 से गुना करेंगे कितना आएगा, 19 छक कितना होता है 9 छक, हाँ तो गया। देखिए मैं दिमाग लगाया हूँ, देखिए आप लोग के साथ बना लें, इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए कलर को चेंज करते हुए देखिए यहाँ पे सबसे पहले फिर मान लीजिए ए के यहाँ पे 19 कर दिया, बी के यहाँ पे 6 किए, 19 6 क्या हो 25, फिर वही चीज़ को यहाँ भी यूज करना पड़ेगा। तो देखिए ए के यहाँ पे आप क्या किए 19 किया, बी के यहाँ पे क्या किए 6, अब दोनों को गुना कर लीजिए ना। देखिए 9 छक 54 होता है, 6 कम 6 6 5 11, देखिए आ गया ना ये। तो ये आप लोग का आ गया गुना करने पर, यानी कि दोनों सुटेबल हो गया। तो हम लोग ए के यहाँ पे क्या मान लिए हैं, तो ए के यहाँ पे 19 मान लिए और बी के यहाँ पे क्या मान लिए 6। तो हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं ना, तो उस संख्या को यूज कीजिए जो दोनों में सुटेबल हो पाता है। तो हम क्या किए, ए के यहाँ पे 19 माने, बी के यहाँ पे 6 माने, अब दोनों को बोला अंतर बोल रहा। तो आप खुद बताइए ए माइनस बी करना, तो ए के यहाँ पे 19 माने था, बी के यहाँ पे 6, तो 19 में से 6 गया, क्या बचेगा 13। तो राइट आंसर क्या होगा 13, जो कि ऑप्शन में है क्या, तो यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड 13 ही होगा। क्या होगा ये 13। तो आप लोग कमेंट बॉक्स 19 में, हाँ सही है ना, ये देखते हैं 19 9 छक 54, 6 कम 6 5 11, ठीक तो है ये। हाँ तो इसका बोला क्या बोला दोनों संख्याओं का अंतर, तो 19 में 6 घटाएं क्या बचा 13 ही, तो राइट आंसर 13 होगा फ्रेंड, दोनों का आंसर क्या होगा 13 होगा। तो राइट आंसर करेंगे 13, तो ऑप्शन में नहीं लिख रहा, तो ऑप्शन नंबर ई को क्लिक कर देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दें इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। क्लियर है, वैसे 13 ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद देखते हैं क्या लिख रही है। हाँ देखिए संख्या 23, ये आप लोग का 22 से विभाज्य, देखिए ये आप लोग का पूरा लंबा लिख रहा है, ये 22 से विभाज्य है। तो रिक्त स्थानों में भरी जाने वाली प्रकृत संख्या बताइए। सबसे पहले देखिए 22 से विभाजन होने के लिए तरीका होता है 2 और आप लोग का 11 से होना चाहिए। क्लियर है, तो 2 से के लिए तो लास्ट में आप लोग का इवन नंबर है, ठीक है। अभी 11 से का तरीका आप लोग जानते हैं, तो ये थोड़ा सा इसका राइट आंसर है। आप लोगों का वैसे 7 लिख रहा है, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसमें आप लोग एक्स का वैल्यू यहाँ पुट करना ना, तो आप लोग एक्स के यहाँ पे क्या पुट किया 7 पुट करके देखिएगा ना, तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए इसमें क्या लिख रहा है, एक परिवार प्रतिमाह 240 रुपये प्रति चीनी खरीदने पर खर्च करता है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर इस मद पर खर्च की जा रही राशि को अपवर्तित रखने के लिए परिवार को चीनी के मासिक उपभोग में से 1.5 kg की कमी करनी पड़ती है। तो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा, कुछ नहीं करना। फिर देखिए टोटल कितना था 240 था, 240 कर देंगे गुना, यहाँ पे क्या था 25% की वृद्धि, तो 25/100 कर देंगे। अब यहाँ पे क्या 1.5 kg कमी, तो 1/1/5 इसको कर दिया, तो टोटल कितना आएगा 40 रुपये, कितना आएगा 40। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दें, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं स्किप करूँ, आप लोग देखिएगा। अब आ चुके हैं, देखते हैं क्या लिख रही है। आ गए असली मसाले सर सच MDH। तो देखिए MDH वाला क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैं जोश से आता हूँ। देखिए मैन कितना था 16, डे कितना था 15 और सॉरी यहाँ पे लिख रहा है MDH है ना, ये तो M हो गया और D ये है। आप लोग को इसके अलावा जो भी आता हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, तो 16 गुना आगे 45 कर दें मैन और डे को, और 15 दीवार था तो 15 को डिवाइड कर दें इक्वल टू, यहाँ पे मैन कितना था 20 था, दीवार की संख्या दिन में निकालना था तो दिन को D मान लिए। अब यहाँ पे 20 दीवार था, सॉल्व कर लीजिए ना, ये 20 आपका कैंसिल हो गया, 15 का पारा 45 3 बार में आता है, 3 देखो दिन निकालना था 16 तो क्या होता है 48, तो राइट आंसर 48 हो गया। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन खुद से बता सकते हैं आप लोग कितना आंसर आएगा 102 का। तो 102 नंबर देखते हैं क्या लिख रही है। एक आदमी एक यात्री 10 घंटे में पूरा करता है एक यात्रा, ठीक है। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, दूसरे आधे भाग में से 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, तय की कुल दूरी। तो देखिए जब भी आप लोग का आधे का क्वेश्चन आता है या आना जाना करता है कुल दूरी बोलता ना, तो इसके लिए आगे 2 लगा दीजिए, क्योंकि इधर भी जा रहा है उधर भी, तो 2 गुना दोनों को मल्टीप्लाई कर, यानी 21 था
एक का क्या था 24 था, दोनों को नीचे डिवाइड में सम कर देंगे तो 21 प्लस क्या करेंगे अल्टीमेटली 24 करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे ना टोटल आएगा आप लोग का 22.4 किलोमीटर आएगा, 22.4 किलोमीटर पर आवर आ गया आप लोग का चाल आ गया। ठीक है, औसत चाल आ गया। हम क्या कर निकालना था दूरी, तो दूरी पर रखा था चाल गुना समय, तो चाल कितना था 22.4 आया था, समय कितना लिखा था 10 आवर। तो हम क्या करें इसको गुना कर देंगे तो 224 आ जाएगा। तो ऑप्शन में नहीं दिया था इसमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन दिया अच्छा दिया इसमें। चलिए, किसी मूलधन पर 25% की ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1725 रुपये, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होगा जो मूलधन गया। जब भी फ्रेंड्स अंतर रहता है 2 वर्ष के लिए तो उसका फार्मूला को अप्लाई कीजिए, उतना नहीं करना, देखिए अंतर यूज कीजिए। मैं जानता हूँ अंतर का फार्मूला सबसे पहले लिखिएगा पी लिख दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखे आर बाय 100, पी बाय आर बाय 100 का यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। देखिए अंतर अगर देखेंगे तो 1700 क्या लिख रहा है 1725 लिख रहा था, आप लोग को पी निकालना था तो पी है ना, तो पी रहने देंगे। आर का वैल्यू अगर देखेंगे तो 25 लिख रहा था, तो 25 गुना क्या करेंगे 25 ले देंगे, बाय क्या करें फ्रेंड 100, तो 100 गुना 100 कर देंगे। आप लोग सॉल्व 25 चौक क्या होगा 100, फिर 25 चौक 100। अब देखिए हम क्या करेंगे 1725 को 4 चौक 16 यानी 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका पी का वैल्यू आ जाएगा। टोटल गुना कीजिए तो यहाँ देखिए 27,600 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। उसी प्रकार फिर एक क्वेश्चन आ चुका है तो इसको भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, देखिए जब भी अर्धवार्षिक रहता है ना तो जो रेट होता है उसको हाफ कर दे यानी कि 6% कर दीजिएगा और 1.5 वर्ष को टाइम को दुगुना कर यानी कि 3 वर्ष हो जाएगा। आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। चलिए, ये भी क्वेश्चन सेम वाला क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, लेन देन वाला क्वेश्चन है ना। देखिए, तराजू की हुई खराबी के कारण 1 केजी के बजाय 900 ग्राम तौलने की वजह से एक दुकानदार एक निश्चित लेन देन में 20% का लाभ होता है। ठीक है, यदि वह वस्तु के मूल्य को समान मूल्य से 10% कम कर देता है तो उसका वास्तविक लाभ या हानि ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, देखिए आप लोगों को सबसे पहले सीपी बोल रहा, ठीक है, सीपी लिख रहा है और यहाँ पे एसपी लिख रहा। तो देखिए यहाँ पे शुरू में बोला 1 केजी, तो 1 केजी यानी 1000 ग्राम होता है। अब 1 ग्राम में क्या लिख रहा है 20% का लाभ होता है, तो यानी 20% का जब लाभ करेंगे तो टोटल इसका एसपी कितना हो जाए 1200 हो गया। अब लिख रहा 1 केजी के जहाँ पे 900 ग्राम का यूज करते हैं, यानी यहाँ पे तराजू में 1000 के यहाँ पे 900 का यूज किए। अब यहाँ पे लिख रहा ना या मूल्य के सामान्य मूल्य से 10% कम कर देता है। तो देखिए ये आप लोग का जो 1200 था इसमें से 10% कम कीजिएगा ना तो आ जाएगा 1080 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1080। अब देखिए दोनों में लाभ कितना रुपया हो रहा है 180। तो हमें बोल रहा था लाभ या हानि प्रतिशत, तो लाभ तो 180 आ गया। अब मेन इसका देखेंगे सीपी कितना था 900 गुना क्या करेंगे 100 से करेंगे, तो इसको सॉल्व करिए तो 20% आएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, तो 20% है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। चलिए, इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। किस संख्या को, तो निम्नलिखित में किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 होगा। जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग को n निकालना ना, तो n का यहाँ पे देखिए 7 है, आप लोग को संख्या निकालना, मान लीजिए x मान लेंगे प्लस क्या करें 3। अब देखिए x के यहाँ पे वैल्यू क्या पुट कीजिएगा, क्या पुट कीजिएगा आप लोग कि वैल्यू आप लोग का जो आता है 0 आएगा। तो देखते हैं, मान लीजिए 4 पुट करते हैं, 7 चौक 28 3 31, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो एक काम कीजिए ना, तो यहाँ पे आप लोग को वैल्यू पुट करना पड़ेगा। क्या पुट कीजिएगा कि आप लोग का 0 आ जाए। इसको भी रुकिए थोड़ा सा वेट कीजिए, देखता हूँ। ये सब क्वेश्चन ईजी है फ्रेंड्स, आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो बस इतने मैं बताया हूँ। अब आप लोग को देखता हूँ अगला क्वेश्चन क्या लिख रहा। ठीक है, क्या लिख रहा अगला क्वेश्चन, क्या देखता हूँ। 3 संख्या, ये तो बन जाएगा ना, ये अगला भी बन जाएगा ये क्वेश्चन। इसमें महत्तम समापवर्तन निकालना है। तो जब भी इस टाइप का महत्तम समापवर्तन निकालना है तो उसके न्यूमरेटर का HCF निकाल दिया, डिनोमिनेटर का LCM। तो ऊपर के अगर HCF निकालते हैं तो अल्टीमेटली इसका आ जाएगा 2 आ जाएगा, और नीचे का LCM निकालें तो 255 आया। तो है 2 बटा, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए, आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए दिख रहा 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में, इसका लघुत्तम समापवर्तन 90 है, तो इसका महत्तम समापवर्तन ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, आप लोग को क्या निकालना है, आप लोग को HCF निकालना है। तो देखिए आप लोग को जानते होंगे, इसके लिए क्या कीजिए, देखिए सबसे पहले HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या कीजिए, सबसे पहले HCF इंटू LCM बराबर होता है A गुना B होता है। तो आप लोग को इसी के अकॉर्डिंग हम लोग HCF निकालते हैं ना, तो HCF के लिए क्या कीजिए, सबसे पहले LCM को ऊपर कर दीजिए और जो दोनों प्रोडक्ट दिया जो भी अनुपात इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड में कर दीजिए। तो यहाँ पे L का वैल्यू कितना लिख रहा है 90, यहाँ पे गुना करेंगे 2 गुना 3 गुना 5, तो 5 ये 15 दूनी 30, 30 का पारा 90 3 बार में आता, तो 3 है, ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ई को क्लिक करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को हमारा एक क्लास कैसा लगा आप लोग बताइए। देखिए टोटल 110 क्वेश्चन हुआ, 40 में पूरा डिटेल बताया हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन स्किप किया हूँ, मेरे पास टाइम टेकन क्या होता है, बोर्ड नहीं है ना, फिर भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए अब आते हैं साइंस का क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले थोड़ा वेट करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा।
तो फ्रेंड्स अब 40 क्वेश्चन साइंस की ओर लेके आ रहा है, लेकिन देखिए मैं क्वेश्चन इसमें देखा हूँ ना प्लेटफॉर्म बुक में, साइंस का क्वेश्चन है आप लोग को एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, कुछ ज़्यादा इसको अपर लेवल में ले गया। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, साइंस का जो क्वेश्चन है इसके जहाँ पे मैं आप लोग का नया बुक से मेरे पास एक और है, उसी से मैं क्वेश्चन बताऊँगा साइंस का। वैसे देख लेता हूँ, ग्लोबल वार्मिंग सम्मेलन के संबंध में UNFCCC का पूर्ण रूप क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ U4 होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए ना, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दिया, ठीक है। याद रखिएगा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन होता है। इसी बारे में आप लोगों को बताना चाहता है, एक होता है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था 2016 में हुआ था, जो कि पेरिस सम्मेलन की वजह से हटा दिया गया था, ठीक है। और इसमें मेन जो था आप लोग का CO2 के उत्पादन को कम करने के लिए इफेक्ट से था, ठीक है। चलिए, और याद रखिए UNFCCC का जो सम्मेलन जो हुआ था 9 मई 1992 को तैयार किया गया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देख लीजिए क्वेश्चन का स्तर क्या है, ये देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा ओजोन परत के क्षरण का परिणाम है। तो ऑक्सीजन स्तर में वृद्धि, ठीक है, नाइट्रोजन स्तर में वृद्धि, फास्फोरस स्तर में वृद्धि, सब है। तो इसमें से अगर देखें, इसमें परिणाम है क्षरण का, तो इसमें सर इसमें से कोई भी नहीं है, देखा तो इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ई को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी मॉडल कितने प्रकार के होते हैं। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स पारिस्थितिकी मॉडल 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 2। एक होता है विश्लेषणात्मक मॉडल, एक होता है कम्यूटेटिव मॉडल। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। एंजाइम, विटामिन, हार्मोन जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स को जैविक रसायनों का एक ही श्रेणी में वर्गीकृत किया था, क्योंकि फ्रेंड ये क्या होते हैं, कंजुगेटिव होते हैं, यानी कि एक सभी संयुक्त प्रोटीन होते हैं। अगले, एक्टिवेशन एनर्जी का इकाई क्या होता है। तो इसका एनर्जी का होता है जूल पर मोल होता है। क्या होता है, जूल पर मोल होता है। किसको छोड़कर अन्य धातु अपने खनिजों या अयस्कों के रूप में प्रकृति में मौजूद होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिए सोना को छोड़कर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा ना, तो सोना को छोड़कर अन्य धातु अपने खनिजों या अयस्कों के रूप में उपस्थित होता है। क्लियर है। याद रखिएगा केवल 2 धातु यानी सोना एवं चांदी मूल अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर है। तो ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। चलिए बातें करना चाहते हैं सोना का। तो फ्रेंड्स सोना का संकेत क्या होता है, AU होता है, इसका परमाणु संख्या क्या होता है, 79 होता है। चांदी का संकेत क्या होता है, AG होता है, इसका परमाणु संख्या क्या होता है, 47 होता है। कॉपर का संकेत क्या होता है, CU, और इसका परमाणु संख्या 29 होता है। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं, वैसे आप लोग को याद होगा। चलिए, कौन सा थर्मोसेटिंग रेजिन है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक 2 प्रकार के होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऑप्शन पॉलीथिलीन, बेकेलाइट, मेलालाइन। तो यहाँ पे देखा ना, तो यहाँ पे बेकेलाइट भी आप लोग है और मेलालाइन भी है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो एक से अधिक करना पड़ेगा। थर्मोसेटिंग में बेकेलाइट और मेलालाइन दोनों होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, ठीक है। बातें करना चाहते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो यह एक प्रकार का स्टेबल पॉलीमर होता है, यानी कि अस्थायी पॉलीमर होता है। यह मेल्टिंग प्रक्रिया का कठोर हो जाता है। क्लियर है। जैसे बेकेलाइट, मेलामाइन, ये सब सारे जो होता है फॉर्मल एल्डिहाइड के रूप में होते हैं। क्लियर है। चलिए बाकी पॉलीथिलीन जो होता है ना, ये पॉलीथीन, ये जो होता है आप लोग का, ये जो आप लोग का होता है थर्मोप्लास्टिक के रूप में आते हैं। क्लियर है। सुश्रित संहिता क्या समझाती है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स सुश्रित संहिता जो ना एल्केन के महत्व को समझाती है, एल्केन के महत्व को, ठीक है। एल्केन का सामान्य सूत्र अगर आप लोगों को पता हो तो लिख सकते हैं CnH2n+2 होता है, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अल्किन का होता है CnH2n होता है, CnH2n होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। और एल्काइन का सूत्र आप लोग जानते हैं CN होता है H2n-2 होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। चलिए, 1 डाल्टन किसके बराबर होता है। तो फ्रेंड्स याद रखें 1 डाल्टन का जो वैल्यू होता है 1.67 × 10⁻27 kg के बराबर होता है। तो लगभग अगर देखिए ना 66 यहाँ पे आंसर अगर देखिएगा तो लगभग आप लोग को ऑप्शन नंबर सी में जा रहा है, ठीक है। चलिए ये सब सारे क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। किसी कक्षा में परमाणु भरने की प्रक्रिया में किसका अनुसरण करती है। तो अगर आप लोग क्लास 12 पढ़ेंगे, 11th पढ़ेंगे ना, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, तो आप लोग पढ़ेंगे हाफ फील्ड और फुल फील्ड। ये जो कंडीशन आता है हुंड्स के नियम में आता है, किसमें आता है, हुंड्स के अधिकतम बहुलता के नियम में। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, ठीक है। इसका नियम ये बोलता है किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने के नीचे के, इसमें हुंड्स का अधिकतम नियम कार्य करता है। क्लियर है। आप लोग को अल्टीमेटली पता होगा ब्लॉक जो होता है वह SPDF होता है। क्या होता है, SPDF होता है। चलिए, हाइब्रिडाइजेशन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। तो फ्रेंड्स याद रखिए हाइब्रिडाइजेशन की अवधारणा जो किया था ना वो पॉलिंग ने किया था। किसने किया था, पॉलिंग ने किया था। इस चीज़ को आप लोग को पता होगा। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आप लोग क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स था शायद 11th था, अगर आप लोग पढ़े होंगे क्लास केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर क्लास 11th में पढ़े होंगे तो अच्छे से पता होगा। एक होता है आप लोग का SP होता है, एक होता है SP2 होता है, एक होता है SP3 होता है, फिर आप लोग का एक होता है SP3D होता है। इस टाइप से होते रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आदर्श गैस के व्यवहारिक गैस व्यवहार का विचलन किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड इसका जो किया था वेंडर वाल्स के द्वारा किया गया था। और आदर्श गैस का इक्वेशन क्या होता है? तो आप लोगों को पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी होता है। क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, ये भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और वेंडर वाल्स का इक्वेशन क्या होता है ये भी मैं बता देना चाहता हूँ। तो वेंडर वाल्स का जो समीकरण होता है सबसे पहले पी होता था, फिर देखिए एन स्क्वायर ए लिखते हैं, एन स्क्वायर ए बाय वी स्क्वायर, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते थे, सॉरी मुझे, हाँ, तो ब्रैकेट में वी माइनस एन बी बाय क्या करते हैं? एन आर टी। ये सब सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, देख लीजिए। कौन सा मजबूत इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं हो सकता है? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए कौन सा मजबूत इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अमोनिया एक मजबूत इलेक्ट्रोलाइट से नहीं हो सकता है। बाकी आप लोग का HCl सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है। इससे पहले मैं आप लोग को बताते हैं एक एग्जाम्पल प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल क्या होता था? हंसा। जितने हंसा में आते हैं ये सारे आप लोग का मजबूत इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। H4 होता है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, N4 होता है नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, S4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 होता है, और A4 होता है एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH होता है। सारी चीज़ों को आप लोग काफ़ी मोहब्बत से कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं जो भी बता रहा हूँ अच्छा बता रहा हूँ। देखिए 0.01 m सांद्रता वाले सल्फ्यूरिक एसिड के घोल का pH मान क्या होगा? देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या लिखा? 0.01। देखिए 0.01 आप लोग का बोला नहीं है, इसको अगर तोड़िएगा तो देखिए इसको मान हटा दिए तो एक बार 100 कीजिएगा, तो इसको और भी तोड़िएगा तो एक गुना क्या किया 10⁻⁻² कीजिएगा, ठीक है। आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ pH का फॉर्मूला अगर आप लोग को पता होगा तो जान लीजिए माइनस लॉग इंटू क्या होता है? H प्लस आयन होता है। क्या होता है? माइनस लॉग इंटू H प्लस आयन होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं? देखिए माइनस लॉग तो करते हैं, यहाँ पे H यहाँ पे 10 लिखते हैं, ठीक है। बेसिक वैल्यू 10 होता है, H प्लस का वैल्यू क्या लिख रहा है? देखिए 1 इंटू 10⁻⁻² लिख रहा। तो आप लोग फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा यहाँ पे आयन का वैल्यू कितना आ रहा? 2 आ रहा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2। तो राइट आंसर क्या लिखेंगे? 2। तो ऑप्शन है क्या? 126 का बी होगा, यानी कि 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए रॉबर्ट बॉयल्स के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा अम्ल का गुण नहीं है? तो देखिए रॉबर्ट बॉयल्स के अकॉर्डिंग देखिए सबसे पहले कौन सा गुण नहीं है तो अम्ल का, सबसे पहले देखिए अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, पहला ही गलत है। क्योंकि अम्ल देखिए अम्ल के बारे में बताया था, मेरा एक दोस्त था उसका नाम था अनिल। अनिल क्या कहता है? आज से अम्ल नीला को लाल कर देता है। तो यहाँ पे देखिए लिख रहा लाल को नीला, तो पहला कैंसिल हो गया। स्वाद में कड़वा, ये भी गलत हो क्योंकि इसका स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। क्षार को निष्क्रिय करता है, ये भी गलत है। तो देखा है ना, तो इसमें कौन सा गुण नहीं है? तो देखा था उपरोक्त में से एक से अधिक हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। बातें करना चाहते हैं हम रॉबर्ट बॉयल के अकॉर्डिंग अम्ल के बारे में। सबसे पहले अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है यानी सौर होता है, SOUR आप लोग जानते होंगे। इसके बाद ये जल में इसका विलयन जो होता है वो H प्लस देता है। या नीला लिटमस को क्या करता है? नीला को लाल कर देता है। नीला को क्या करता है? ये लाल कर देता है, क्लियर है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। और इसके साथ साथ देखिए फिनोप्थलीन को रंगहीन कर देता है। अगर क्वेश्चन आता है लिटमस तो आप लोग सब जानता है, लेकिन आजकल क्वेश्चन जो पूछता है फिनोप्थलीन के बारे में, तो याद रखिए फिनोप्थलीन को जो है ना वह रंगहीन कर देता है। क्या करता है? ये रंगहीन कर देता है, ठीक है। वही फ्रेंड्स मिथाइल ऑरेंज को ही लाल कर देता है। मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देता है? लाल। इस सब से याद रखिएगा। अगेन आई रिपीट, देखिए मान लीजिए मैं अम्ल लिखा हूँ, 3 चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन जो पूछता है मैं सारे को प्यार से बता रहा हूँ, देख लीजिए। सबसे पहले लिटमस, तो लिटमस प्रभाव पे क्या करता है? नहीं, लाल को क्या कर देता है? नीला को क्या करता है? लाल। नीला को क्या करता है? ये लाल। तो नीला को ही लाल कर दिया। यहाँ तक तो पता चल गया होगा। वही बात करना चाहता है फिनोप्थलीन में। तो फिनोप्थलीन में क्या करता है ना, इसको क्या करता है? रंगहीन कर देता है। क्या करता है? ये रंगहीन। वही एक होता है मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज में लाल कर देता है, याद रखिएगा। किस यौगिक में से ऑक्सीजन को हटाना एक उदाहरण है? तो किसी यौगिक से ऑक्सीजन को हटाना किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी अवकरण। देखिए आवाज़ आ रहा, सॉरी मेरा वीडियो खराब हो जाएगा इसलिए मैं हटा दे रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो मेरे पास कॉपी एंड राइट का केस आ जाएगा, सॉरी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो जो भी क्वेश्चन है सारे को डिटेल से बता दूंगा, क्लियर है। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच फॉर द बेस्ट।